सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। सर एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए इधर से। चलिए, तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए, आप फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन जहां पे वो आते हैं, नहीं इसको पहले जैसे कीजिए। बस छोड़ दीजिए। चलो साहब, चलो एक बार जल्दी से जुड़ जाए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं आज के सेशन को। फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। पूनम जी नमस्ते सर, सुबह क्लास नहीं ली क्या आपने? जी बिल्कुल, सुबह मेरी क्लास नहीं हुई थी किसी कारणवश। बाकी अब सारी की सारी क्लासेस कंटिन्यू है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो कोई टेंशन ना ले, आप सभी एक बार आ जाएं। और वीडियो में शेयर कर देता हूं अपने अपने कॉन्टेक्ट में। आप भी जब तक अपने अपने कॉन्टेक्ट में शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए बच्चे, ठीक है? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से रीड के लिए और ग्रेड सेकंड के लिए हम कंटिन्यू हो रहे हैं। अनन्या शेखावत, जीत यादव, राधे राधे। अनन्या, जीत यादव, बहुत बढ़िया। बाकी सब कहाँ गए आज विदेश यात्रा पे? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से बहुत बढ़िया बात है। चलो जी चलो, कमेंट थोड़े से और बड़े कर दीजिए। हाँ अब ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। राधे राधे जी, राधे राधे। आ तो गए, आए तो गए सब, कहाँ आ गए सब? चलिए जी चलिए, और यहाँ से ये अपना शेयर का काम बिल्कुल हुआ समाप्त, और यहाँ से हुई सेशन की शुरुआत। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी चलिए, रेणु शर्मा जी गुड इवनिंग। प्रियंका नमस्ते। जीत यादव भरतपुर, संजू गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रीना बानो, चलो जी चलो, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं और अब हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, तो यहाँ से जिस टॉपिक को हम डील कर रहे थे वो टॉपिक कौन सा था? सबसे पहले तो उसकी बात करने की कोशिश करते हैं। रिमेडियल टीचिंग, वो टॉपिक का नाम था। रिमेडियल टीचिंग, ये अपना टॉपिक का क्या है, नाम है। बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि रिमेडियल टीचिंग क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि इतना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है? भावना कश्यप वेलकम वेलकम, पिंका वेलकम, बाबा जी ऑफिशियल प्रणाम जी, निशा भावना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ से सबसे देखिए, यहाँ पर हमने बात करी थी कि रिमेडियल टीचिंग की जो नीड होती है, वो रिमेडियल टीचिंग की नीड किसको है? सबसे पहले तो इसके ऊपर हमें बात करनी थी, नीड किसको है, इसमें नीड किसको है, ये अपनी बात होनी थी। अब आप बताएंगे कि किसको नीड होती है। जी बिल्कुल, शालिनी चौधरी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। जल्दी से एग्जैक्ट टाइम पे आ जाए करे यार, आप पता नहीं कहाँ कहाँ खोते रहते हो हैं। चलो, राम राम डैडी वाले बाबा, बिल्कुल। डोरेमोहन जी स्लो लर्नर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि नीड यहाँ पर स्लो लर्नर को नीड होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, यहाँ पर डल स्टूडेंट को नीड होती है, डल स्टूडेंट को नीड होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरी बात, यहाँ पर इंटेलिजेंट को भी नीड होती है, इंटेलिजेंट को भी नीड होती है। तो सबसे पहले ये बात बोलना कि आपका, हाँ जी बिल्कुल, फॉलन बिहाइंड इन लर्निंग, बहुत बढ़िया बात बोले हैं, बहुत बढ़िया। अंडर अचीवर्स को भी, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है। तो सबसे पहले तो नीड आपको ये नहीं कि केवल और केवल टोल मटोल बच्चों को ही नीड होती है, इसकी सभी को नीड होती है, डल स्टूडेंट को भी होती है। आपके क्या कहते हैं, डल के साथ साथ अगर और मैं आपसे बात करना चाहूँ
तो आपका स्लो लर्नर को भी होती है और इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी होती है। तो सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि कैसे, ये बात बता देता हूं कैसे। सपोज करो, मान लीजिए ये अपनी क्या हुई, ये अपनी एक क्लास हो गई, ठीक है, ये अपनी एक क्या हो गई, क्लास हो गई, ठीक है। अब यहां पर शांति से देखना, इस क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं। अब यहां अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो ये बच्चे क्या है ना, इंटेलिजेंट है, ये बच्चे क्या है, डल है, ये बच्चे क्या है, एवरेज है, और ये बच्चे क्या है, बिल्कुल सुपर्ब है, जीनियस बच्चे हैं भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये अगर डल है तो इनको तो रिमेडियल टीचिंग की नीड पड़ेगी, लेकिन ये इंटेलिजेंट है, इनको क्यों पड़ेगी। मान लीजिए ये एब्सेंट है, मानो कि ये क्या था, एब्सेंट है, कोई कहीं शादी थी घर में तो ये एब्सेंट हो गए। अब ये अगर बच्चे एब्सेंट हो गए और उस दिन, अब टीचर तो उस दिन प्रेजेंट था ना, जब टीचर तो उस दिन क्लास में प्रेजेंट था, लेकिन ये बच्चे कहीं ना कहीं एब्सेंट थे, ये इंटेलिजेंट बच्चे लेकिन एब्सेंट थे। अब एक बात बताओ, जब ये बच्चे एब्सेंट थे, दूसरे दिन ये आएंगे, और जब ये दूसरे दिन आएंगे तो फिर इनको जो टीचर पढ़ाया था वो तो नहीं आएगा, तो ये रिमेडियल टीचिंग लेंगे। कौन सी लेंगे, रिमेडियल टीचिंग लेंगे। सबसे पहले तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। नंबर दो बात, तो यहां तक की बात समझ में आ गई कि क्यों है, किसी टॉपिक में पीछे रह गए तो बिल्कुल सही है। मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो क्या होगा, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो क्या होगा, तो कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें रिमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से शाबाश बेटा, शाबाश, बेहतरीन। हर एक चीज क्लियर होगी, आप घबराना मत, ठीक है। बस आप नोट्स बनाते रहना, नहीं तो वो भी आपको पीडीएफ में मिलेगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कंटेंट रह गया एब्सेंस होने वाले की वजह से, तो बिल्कुल सही है। अब जब कंटेंट रह ही गया वहां पर, एब्सेंट होने वाले की वजह से कंटेंट अगर रह गया है, तो फिर बाबा क्या करना पड़ेगा, फिर तो लेना पड़ेगा ना। सर आज सीएलटी आज 11 पर पूरी हुई क्या, सर सीएलटी आज 11 पर हुई क्लास क्या, ना कैसे हुई, सीएलटी तो अलग है, सीएलटी का सिस्टम ही अलग था, है ना। सीएलटी तो पहले पूरा करवा दिया। भावना कश्यप जी कहां रह गए थे आप। अब यहां पर देखो, एक और चीज जो मुझे समझनी है वो कौन सी होगी, एक और ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज डाल लें कि रिमेडियल जो टीचिंग होती है, रिमेडियल टीचिंग इज नॉट रीटीचिंग। अब इससे आप क्या समझते हैं, मुझे इसका एक बार जवाब दे दें, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक मामला गड़बड़ाएगा। साफ साफ मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो रिमेडियल टीचिंग होती है, रिमेडियल टीचिंग इज नॉट रीटीचिंग। रिमेडियल टीचिंग रीटीचिंग नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लेसन नंबर 5 है, कौन सा लेसन नंबर है, लेसन नंबर 5 है। अब ये बच्चों के समझ में नहीं आया, ठीक है, तो ये बच्चों के जब समझ में नहीं आया तो मैं इसे वापस रिटीच थोड़ी करवाऊंगा, और अगर रिटीच करवाता हूं तो वो रिमेडियल टीचिंग नहीं होता। रिमेडियल टीचिंग वो नहीं होता, दोबारा पढ़ाना रिमेडियल टीचिंग नहीं होता। तो मतलब क्या होता है, रिमेडियल टीचिंग के अंदर केवल उन्हीं टॉपिक को क्लियर किया जाता है जो आपके क्लियर नहीं है ना जी। मतलब केवल मात्र इसमें क्या किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है, या फिर नॉट प्रॉपरली, ध्यान देना यहां पर, ध्यान से देखना, नॉट प्रॉपरली लर्न्ड टॉपिक्स, केवल मात्र उन्हीं टॉपिक्स, ठीक है बेटा, केवल मात्र उन्हीं टॉपिक्स को, यहां पर ध्यान दें, केवल प्रॉपरली लर्न्ड टॉपिक्स, नॉट मतलब उन्हीं टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जो पूरी तरीके से क्या किया जाता है, पढ़ाया हुआ नहीं है, उसी टॉपिक को किया जाता है। साइंस की क्लास सुबह होती है भाई साहब, मॉर्निंग में क्लास होती है, और ये लेट आने वाले को तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये कभी नहीं सुधरेंगे मुझसे। बहुत बढ़िया बात है। सुशांत सर नमस्कार जी, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से शाबाश। आई एम सॉरी सर, लेट हो गई, गुड इवनिंग। लेट ही तो नहीं होना था बच्चे, मैंने पहले कितने बार बोल रखा है कि आप एग्जैक्ट टाइम पे आ गए। रिमेडियल टीचिंग इज नॉट रीटीचिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ रिमेडियल। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, एकदम सही बात। रेखा इंदौरिया जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, है ना। और स्लो लर्नर हु फॉलन बिहाइंड नीड स्पेशल क्लास, ये बात भी सही है। सर आज नहीं हुई थी जी, आज नहीं हुई थी, कल से रेगुलर हो जाएगी, आज कोई प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं हुई, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर बात समझ में आ गई ना। अब यहां पर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे हम, यहां पर लो। अब सबसे पहले यहां पर देखिए, जो रिमेडियल टीचिंग होता है, ये रिमेडियल टीचिंग का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ये चीज बताया जाएगा
कि इसका प्रोसेस क्या है, रिमेडियल टीचिंग प्रोसेस क्या है, इस बात का पता कैसे चलेगा। सर क्लास रुक कर चल रही है, मेरे ख्याल से यार रुक के तो नहीं चलनी चाहिए, बाकी है तभी हम देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। चलो 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 एक सेकंड, थोड़ा सा रुके, यहाँ पे थोड़ा रुके ना, बिल्कुल टकाटक है। अब बिल्कुल मस्त है, अब नहीं टुकेगी भाई। चलो अब मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, कोई भी आपत्ति आपको नहीं लगेगी इसमें, बिल्कुल सही, प्रॉपर चल रही है। सर कौन रुक रही सर, चाल रही है सर, बाबा ऑफिशियल का कहना है, बहुत बढ़िया बात है बाबा ऑफिशियल, बहुत बढ़िया बात है, एकदम कहना है आपका, एकदम सटीक आंसर दिया है आपने। चलिए जी चलिए, बहुत बढ़िया बात है। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, आ जाओ अब स्टार्टिंग करते हैं। कमेंट तो आए नहीं भाई तुम लोगों के। डिफिशियंसीज, बिल्कुल सही बात है, डिफिशियंसीज की बात चल रही है यहाँ पर। रिमेडियल की कोनी बोलू रे टीचिंग की जी बिल्कुल, नो पर्टिकुलर क्लास। वोकेब हुई थी क्या बेटा? आज वोकेब भी नहीं हुई थी, आज सुबह की मेरी कोई सी भी क्लास नहीं हुई थी, बाकी सारी की सारी क्लासेस अभी होनी बाकी है, तो अब हो जाएगी, नहीं घबराएं आप। चलो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, रिमेडियल टीचिंग का प्रोसेस क्या है। तो मेरी बात समझना, सबसे पहले मान लीजिए ये एक क्लास होगी, ठीक है, ये एक क्लास होगी और इस क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इस क्लास में कई सारे बच्चे आपके बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, ये कई सारे बच्चे हैं। अब सबसे पहले इस बात का पता कैसे चलेगा कि किन बच्चों को रिमेडियल टीचिंग की जरूरत है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, किन बच्चों को रिमेडियल टीचिंग की जरूरत है, इस बात का पता कैसे चलेगा, है ना। उनके परफॉर्मेंस से पता चलेगा, उनके मार्क्स नहीं आएंगे इससे पता चलेगा, उनके बिहेव से पता चलेगा, उनका जो लर्निंग रिकॉर्ड होगा उससे पता चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉजेस को जानने की कोशिश करेंगे। कॉजेस, जो वो बच्चा स्लो लर्नर हुआ है, इसका क्या कॉज था, क्या कारण था, या फिर वो बच्चा अंडर अचीवर बना है, क्या अंडर अचीवर बना है, उसका क्या कॉज है, उसका क्या कारण है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि शुरू में थोड़ी ना हम ये दे देंगे, रिमेडियल टीचिंग थोड़ी ना दे देंगे, होगा ही नहीं। सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा, यार ये जो बच्चा है, ये बच्चा काफी इंटेलिजेंट बच्चा है, इसके मार्क्स तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन ये पिछले कई दिनों से इसके मार्क्स ही ठीक नहीं आ पा रहे, तब कारण क्या है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि स्लो लर्नर क्यों हुआ है, या फिर अंडर अचीवर क्यों हुआ है। अंडर अचीवर को बोलते हैं कम उपलब्धि वाले बालक, क्या, कम उपलब्धि वाले बालक, चलो वाले बालक। तो यहां पे लिख दिया हमने कम उपलब्धि वाले बालक, ये हो गए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दें कि कॉजेस क्या था, कारण क्या था, ये डायग्नोस किया जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा। जब डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा तो इस डायग्नोस्टिक टेस्ट में पता लगेगा भाई साहब, क्या लगेगा, पता लगेगा, डायग्नोस पता लगेगा कि क्या कॉज है, स्लो लर्नर का क्या कॉज है, क्या कारण है। और कारण कई सारे हो सकते हैं बेटा, ध्यान देना इधर, कारण कई सारे भी हो सकते हैं, मैं यहां से कारण बता रहा हूं आपको। हो सकता है कोई पर्सनल रीजन रहा हो सकता है पर्सनल रीजन रहे हो, पर्सनल कारण या पर्सनल कॉजेज बोल सकता हूं मैं यहां पर, पर्सनल कॉजेज रहे हो, ठीक है, पर्सनल कॉजेज रहे हो जिसके कारण बच्चा अंडर अचीवर बन गया। या फिर मान लीजिए कोई फिजिकल कॉज रहा हो, मान लीजिए यहां पर टीचर अपने आप में रहे हो, टीचर भी कारण हो सकता है। एक एक कारण बताऊंगा कैसे, है ना, एक एक कारण बताऊंगा कि टीचर कैसे कारण रहा होगा, या फिर आपका फिजिकल कॉज कैसे रहा होगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फैमिली रीजन रहे हो, फैमिली इश्यू रहे हो, कुछ फैमिली कॉज रहा हो, ठीक है, या फ्रेंड्स रहे हो, इसका कारण फ्रेंड्स भी रह सकता है भाई, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, स्लो लर्नर होने का कारण क्या है, या फिर ये मान लीजिए जी बिल्कुल, या फिर ये मान लीजिए कि वो जो कम उपलब्धि वाला बालक बना है, इसके पीछे कारण क्या है। हो सकता है फिजिकल कोज रहा हो। फिजिकल कोज का मतलब क्या होता है, फिजिकल कोज का मतलब होता है कि हो सकता है बच्चा एक पैर से विकलांग हो,
तो हो सकता है जिसके कारण वो अपने आप को हीन दृष्टि से देखना हो, या फिर उसके एक आंख में कोई समस्या हो, या उसके चलने में समस्या हो, उसके सुनने में समस्या हो, तो कोई भी फिजिकल कॉज हो सकता है जिसके कारण वो अपने आप को दूसरों से कमजोर समझने लग गया, तो उसके पास ये समस्याएं आने लग गई। हो सकता है पर्सनल कॉज रहे हो, पर्सनल कारण रहे हो, पर्सनल कारण में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पर्सनल कारण में आ सकता है। फिर यहां पर टीचर की भी समस्या हो सकती है। मान लीजिए पहले ही दिन बेचारा स्कूल में गया, क्लास में गया, और टीचर की उसकी बनती ही नहीं है। टीचर उसको जब चाहे जे खड़ा जा रहा मुर्गा बन जा रहा, जब चाहे जब बजा दिया टीचर, फिर जब चाहे जब उसको बजा दिया, तो टीचर से उसको इरिटेट हो गया, फिर वो सोचने लग गया कि मुझे यार जाना ही नहीं है ना, मुझे इस क्लास में जाना ही नहीं है। तो इस वजह से भी हो सकता है आपके टीचर का कारण रहा हो, जिसके कारण वो स्कूल जाना बंद कर दिया हो और उसको फिर पढ़ाई में कमजोर हो गया हो। इस तरीके से फैमिली कॉजेज कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है इकोनॉमिकल, कोई परिवार के अंदर पापा या मम्मी के अंदर कुछ डिस्प्यूट रहते हो, जिसके कारण वो नहीं पढ़ पाता है डिस्प्यूट के कारण, या फिर ऐसा मान ले कि इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो, इकोनॉमिकल कंडीशन, पैसे टके की समस्या हो। घर वाले यही बात करते हैं, भाई बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से लेके आए, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज बैठ गई कि यार ये क्या ही मामला है रे यार, ये हो क्या रहा है ना। उसके दोस्त उसे किसी बात को लेकर चिढ़ा रहे हो, उसके दोस्त उसे किसी बात से लेकर चिढ़ा रहे हो, तो इन सभी कारणों की वजह से वो स्लो लर्नर बन गया, या फिर वो अंडर अचीवर हो गया, कम उपलब्धि वाला बालक बन गया। तो इन सब चीजों का पता तो लगाएंगे ना। जब हमें पता लग गया कि फिजिकल कॉजेज है जिसके कारण बच्चा स्लो लर्नर बना, तो उसको बिठाएंगे, समझाएंगे कि ये भगवान के द्वारा दी हुई चीजें होती है, आपको कोई ना कोई हो सकता है स्पेशल चीज मिली हो। भाई ऐसा कहा जाता है कि भगवान किसी को अगर हैंडीकैप बनाता है तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज जरूर देता है। तो अगर आपके अंदर ये चीज नहीं तो आपके अंदर ये चीज है, उन लोगों के अंदर वो नहीं है, तो ऐसे हम उसे समझाएंगे। फैमिली रीजन रहे हैं तो उसके पेरेंट्स को, यहां पर पेरेंट्स के एटीट्यूड भी आता है बेटा ना, पेरेंट्स एटीट्यूड। मान लो घर वाले पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं कि अपने तो पढ़ लिए, भाई साहब कहते हैं ना कि भाई बड़े की बाप दादा तो पढ़ते रह गए, ये देखो पढ़ेंगे भाई साहब, अंग्रेजी बोलेंगे। तो वैसा ही सिस्टम आता है। ये भी एक रीजन रहा है, या ये भी एक रीजन रहा होगा जिसके कारण बच्चा स्लो लर्नर बन गया, और जिसके कारण वो कुछ पढ़ नहीं पाया और उसके कुछ समझ नहीं पाया। और इसीलिए उसको हो सकता है जब डायग्नोस्टिक टेस्ट किया गया, जब कारणों का पता लगाया गया कि क्या कारण है जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाया या स्लो लर्नर रहा है, उसके बाद कारणों का पता लगाने के बाद में उसे रिमेडियल टीचिंग दी जाएगी। उसके बाद दी जाएगी बेटा, रिमेडियल टीचिंग उसके बाद उसे दी जाएगी। एक बात तो ये, ठीक है, एक बात तो ये। अब दूसरी बात सुने, रिमेडियल टीचिंग कैसे देते हैं, रिमेडियल टीचिंग का प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां पर रिमेडियल टीचिंग का प्रोसेस क्या होता है, ये चीज देखिए, ये चीज देते हैं। तो देखो, रिमेडियल टीचिंग और एक होता है रेगुलर टीचिंग। क्या होती है, एक रेगुलर टीचिंग होता है। क्या होता है यहाँ पर, रेगुलर टीचिंग होता है। ये दो टीचिंग होती है, एक तो रिमेडियल टीचिंग होती है और एक रेगुलर टीचिंग होती है। रेगुलर टीचिंग वो टीचिंग होती है जो स्कूल में हमारी चलती है, वही सिस्टम है। तो सपना यादव जी का कहना है कि सर यहां पर सबसे पहले टेस्ट करो, टेस्ट के बाद फिर क्या करो, टीच करवाओ, और फिर टीच के बाद क्या करो, वापस रिटेस्ट लो। ये किसका बताया है सपना यादव ने? सपना ने ये बताया भाई साहब रिमेडियल टीचिंग का। किसका बताया? रिमेडियल टीचिंग का। ठीक है, चलो अब यही चीज मैं आपसे पूछूं कि रेगुलर टीचिंग का क्या होगा, जल्दी से बताएं। रेगुलर टीचिंग का ये फॉर्मूला किसका है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में कई बार आया है। टीच, टेस्ट, रिटीच। सबसे पहले यहां पे लिखा है टीच, फिर लिखा है टेस्ट, और फिर लिखा हुआ है रिटीच। क्या लिखा हुआ है? रिटीच। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं इनको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है। एक बात बड़े ध्यान से सुनना यहां पर। आपकी जो रेगुलर टीचिंग होती है, जो नॉर्मल टीचिंग होती है, रिमेडियल टीचिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग हियर ओनली रेगुलर टीचिंग, एंड इन द रेगुलर टीचिंग वी हैव टू फर्स्ट टीच। सबसे पहले हमें पढ़ाना पड़ता है, सबसे पहले हम पढ़ाते हैं उसे। ये पढ़ाते हैं कि भाई साहब क्या मामला चल रहा है। जी हाँ, पूजा शर्मा जी, इस चैनल पे हम लगभग 10 दिन से पढ़ा रहे हैं, और इसी चैनल पे अब हम पढ़ाएंगे।
और आप जितने भी बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी ये बताएं कि इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। आप सभी सपोर्ट जरूर करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ऐसी मुझे आशा भी है कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। आपको कंप्लीट पढ़ाने की टेंशन मेरी होगी, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं किसी को, तो मुझे क्या पता कौन कहाँ है, लेकिन आपके कांटेक्ट में हो सकता है स्टूडेंट है, तो आप उन सबको जरूर बताएं। और मेरे बारे में बेटा, पिछली बार जब हम पुराने चैनल पे थे तो कोई बात नहीं था, वहां पे अच्छे खासे बच्चे थे, पर अब नया हुआ है चैनल, तो आप सभी को ये बात जरूर बताएं कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं, ये चीज आप जरूर बताएं। जी हाँ, बिल्कुल राठौड़ साहब, 100 पार एक बार सभी का सपोर्ट रहा तो जरूर हम निकलेंगे, कोई परवाह करने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लोग खोल खोल कर देखते हैं कि कितने चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, तो देखने दो, बहुत अच्छी बात है। देखो वो देखते हैं जब एक तो खुद ही बढ़ा देते हैं, पर इतनी समझ नहीं है ना, इतनी समझ होती है थोड़ी अक्कल लगा लेते हैं, है ना बच्चे। तो कोई बात नहीं, आ जाओ आप, तो आ जाओ। अब यहाँ पर देखते हैं टीच, टेस्ट और रीटीच, ये बात हो गया। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, एक बात बड़े ध्यान से सुनना, रिमेडियल टीचिंग कैसे काम करेगा। सबसे पहले टेस्ट लिया जाता है। अब मैं इसे प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से यहां पर मैं समझाने वाला हूं। पूरा का पूरा टीचिंग मेथड मैंने आपको बिना साइड के पढ़ाया है बेटा। कितना कोर्स हो गया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर ले, कंप्लीट प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री कोर्स करवा रहा हूं आपका, रीट का और ग्रेड सेकंड इंग्लिश का। ग्रेड सेकंड इंग्लिश का भी आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। दूसरी बात, आपका चाहे वीडियो का हो मेंस का, या फिर आपका राजस्थान एलडीसी का हो, इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। वोकैब की क्लास स्पेशल क्लास है जो सुबह चलती है, वहां पर भी बेटा, जी हाँ, कंप्लीट वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। अब जल्दी से इधर आ जाए। देखो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट का मतलब क्या हुआ, रिमेडियल टीचिंग कैसे काम करता है। मान लीजिए 10 में से किसी बच्चे के 3 आ गए, 10 में से कितने नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए, तो हमने क्या ले लिया, उसका टेस्ट ले लिया। इस टेस्ट लेने से हमें क्या, सर आपने अभी बोला था रिमेडियल में रीटीच नहीं करवाते, तो रीटीच नहीं करवाते, रिमेडियल रीटीचिंग नहीं है। रीटीचिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए चैप्टर नंबर 7 है, अब चैप्टर नंबर 7 समझ में नहीं आया तो दोबारा थोड़ी ना पढ़ाएंगे। केवल और केवल रिमेडियल टीचिंग में डिस्कशन होता है कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उसी टॉपिक को आप जाकर कंसल्ट कर सकते हैं और वहां पर आप अपना टॉपिक, अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। इसकी बात का ध्यान रखिए, अदरवाइज आप और कुछ नहीं कर सकते वहां पर। जी हाँ बिल्कुल, और कुछ नहीं कर सकते। तो केवल मात्र आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, यही इसका एक कारण है। यहां तक कि सेकंड ग्रेड की क्लास हुई थी क्या, बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड ग्रेड की क्लास शाम को होगी इंग्लिश की 9 से 10। चलूं मैं आगे। अब देखिए कैसे काम करेगा रिमेडियल टीचिंग और कैसा क्या होता है, कैसा क्या नहीं होता है, शांति से देखिए आप, है ना। टेस्ट से वीकनेस का पता लगता है, हाँ जी बिल्कुल। अब यहां पर देखिए, एक बार थोड़ा सा रुकिए, अब यहां पर देखिए, आ जाओ। जब मैंने एक टेस्ट लिया और टेस्ट के दौरान मुझे इस बात का पता चल गया, किस बात का पता चल गया, कि 10 में से कितने मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए। जब 10 में से 3 ही नंबर आए हैं, जब 10 में से 3 ही नंबर आए हैं, तो यहां मुझे पता लग गया कि इस बच्चे को 3 तो आ गए, लेकिन इसके 7 नंबर रिड्यूस हुए हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब इसे पढ़ाऊंगा यहां पर टीच। अब मैंने इसे पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में फिर इसे मैंने क्या ले लिया, रीटेस्ट ले लिया, तो इस बार इसके मार्क्स कितने आए, 5 आए। फिर मैं इसे क्या करूंगा, टीच, फिर पढ़ाऊंगा, फिर मार्क्स कितने आए, 6 नंबर आ गए। फिर मैं इसे पढ़ाऊंगा और फिर रिटेस्ट लूंगा, अब की बार 8 नंबर आए। फिर मैं इसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां पर मुझे यह पता लग गया, यहां पर यह मुझे पता लग गया कि इस वाले पहले टेस्ट में इसके 3 ही मार्क्स आ रहे थे, 3 क्वेश्चन सही थे, सेकंड के अंदर 5 क्वेश्चंस राइट है, और यहां पर 6 क्वेश्चंस करेक्ट है, और यहां पर 8 क्वेश्चंस करेक्ट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर मैं इसे, यहां पर पता लग गया कि इसको 8 क्वेश्चन से आगे, अब तो केवल 2 ही तो क्वेश्चन बच रहे हैं, और अगर 2 ही क्वेश्चन अगर बच रहे हैं यहां पर, तो यहां पर 2 क्वेश्चन और मैं पढ़ाऊंगा और फिर मैं वापस टेस्ट लूंगा, तो इसके 10 में से 10 नंबर आएंगे। इसका मतलब इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। जी हां, यहां तक कि ये प्रोसेस किस किस के समझ में आया है, जल्दी से एक बार बता दे, फटाफट एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे कि ये प्रोसेस किस किस के समझ में आया। सुशांत सिंह जी, जस्ट इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, एक बार अपना ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद यही अपना काम रहेगा। आप बिल्कुल ना घबराइए, ये मेरी समस्या होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश।
चलो जी चलो, क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुई ना बात, एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर आ जाओ। अब मैं आपसे दो टेस्ट, कई बार ये भी आ सकता है, अचीवमेंट टेस्ट किसे कहते हैं, और फिर यहां पर आ गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब आप मुझे डिफाइन करेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट किसे कहते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट किसे कहते हैं। जल्दी से जवाब दे दे, जल्दी से क्या दे दे, जवाब दे दे। चलो जी, अचीवमेंट टेस्ट किसे कहेंगे? जल्दी बताओ भाई, अचीवमेंट टेस्ट किसे कहेंगे और फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट किसे कहेंगे? हैं? अचीवमेंट टेस्ट का, अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त होना। अचीव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना। यह टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा, कल से नया टॉपिक चलेगा। जी हाँ, कल से बिल्कुल नया टॉपिक होगा। ये टॉपिक आप है, बाकी प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा आपके साथ। फिर भी कोई समस्या आती है तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब यहां पर देखें, यहां देखिए, अचीवमेंट टेस्ट का मतलब होता है कि आपने अचीव क्या किया है। मान लीजिए 10 में से अगर 10 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन सही गए, है ना, 10 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन सही गए, तो ये 3 मार्क्स आपका आया है, यह आपका अचीवमेंट टेस्ट है। जो भी आपने अचीवमेंट किया है यह आपका अचीवमेंट टेस्ट होगा। लेकिन ये 7 क्वेश्चन, बाकी के 7 क्वेश्चन कहां पर गए और क्यों गलत हुए, क्या कारण था, इसका पता लगाना ही डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। अब बात समझ में आ गई होगी? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गई बात। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताएं। डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, समझ में आ गई। तो कैसे हुआ डायग्नोस्टिक टेस्ट? जब यहां पर इस बात का पता लगा कि ये 3 नंबर मिला है इसको, तो ये अचीवमेंट टेस्ट है। और कितने इसके कटे हुए हैं भाई साहब, कितने, उसका पता लगाओ कि क्यों कटा है, कहां गया है इतने क्वेश्चन। तो यहां से यहां पर ये क्या होगा? आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा? ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। अब बताएं, अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर किसी को किसी भी टाइप की कोई आपत्ति है तो बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, आपको हर चीज बताई जाएगी। जल्दी से बताए बेटा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, सभी के अच्छे कमेंट है, नो प्रॉब्लम। सर डायग्नोस्टिक में स्टूडेंट्स कितने पानी में हैं और पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कितना स्मार्ट हो चुका है नॉलेज से, इस बात का पता लग जाता है। चलिए, हाँ सुशांत सर जी, क्लियर हो गया मामला। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात यहां पर देखिए, रिमेडियल जो टीचिंग होती है, जो आपकी रिमेडियल टीचिंग है, ये आपकी रिमेडियल टीचिंग एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दी जाती है, यानी आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। यहां पर बात समझ में आ गई। दूसरी बात, लर्निंग, या फिर यहां पर मैं बोल सकता हूं लर्निंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रिमूव लर्निंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहां पर लर्निंग डिफिशियंसीज का मतलब होता है कमियां। क्या होता है इसका मतलब? कमियां। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट हो गया यहां तक। तो यहां तक बिल्कुल सही हो गया। लर्निंग डिफिशियंसीज का मतलब होता है लर्निंग के अंदर या सीखने के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए रिमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। या फिर यहां पर मैं बोलूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो भी बच्चे की समस्या है उन समस्याओं को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सर 26,000 हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। जी के सर नमस्कार जी, मजा आ गया, कतई मजा आ गया, बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। अब देखिए, रिमूव लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी जो भी लर्निंग प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए रिमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। यहां पर बात समझ में आ गई? यहां पर बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पर देखो रिमेडियल टीचिंग का क्या सिस्टम है, ध्यान देना। एलिमिनेट बैड हैबिट्स
इलिमिनेट्स का मतलब होता है कम करना। क्या होता है इसका मतलब? कम करना। फिर यहां पे लिखा मैंने, मतलब क्या हुआ कि इलिमिनेट बैड हैबिट्स, जो भी बच्चे के अंदर गलत आदतें हैं, उन गलत आदतों को कम करने के लिए रिमेडियल टीचिंग का जरूरत किया जाएगा, क्योंकि उसकी बैड हैबिट्स के कारण ही वो क्या नहीं सीख पा रहा, आगे वो अच्छी चीजें नहीं सीख पा रहा। तो यहां पर दूसरी बात यहां पर देखिए, इलिमिनेट इनइफेक्टिव लर्न्ड स्किल्स, जो भी उसने अप्रभावित जो स्किल सीखी है उनको क्या करना, उनको भी कम करना, उनको भी क्या करना, कम करना। ठीक है जी हां। दूसरी बात यहां पर ध्यान दें, क्या कारण हो सकता है इसमें? एक और कारण हो सकता है, वो भी बता देता हूं आपको। एब्सेंस ऑफ गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, उसके अंदर अच्छी आदतों की कमी है। क्या लिखा मैंने? अच्छी आदतों की कमी है, जिसके कारण ही, अच्छी आदतों की कमी होने के कारण ही बेटा वो ज्यादा नहीं सीख पाया, या फिर उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहां से ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। चलिए शाबाश बेटा। तो यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बात, नॉट प्रॉपरली लर्न्ड स्किल्स या इनकरेक्ट लर्न्ड स्किल। इसका मतलब ये हुआ, शांति से देखना, बड़े अच्छे तरीके से देखना, अंडर अचीवर क्यों हुआ उसी की बात कर रहा हूं। क्लास से बंक मारते हैं जी, बिल्कुल वो सिम्टम्स है। तो यहां पर देखें, नॉट प्रॉपरली लर्न्ड स्किल्स, उनकी स्किल्स कैसी है, उन्होंने वो चीजें सीख ली जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं सीखी। और जब आप किसी भी चीज को सीख तो लेते हैं, पर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाते तो फिर आपको वो कंफ्यूजन पैदा करता है। भाई किसी भी चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने आधा अधूरा ही पढ़ा है तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी किसी भी चीज का आधा जो ज्ञान होता है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन हुआ तो फिर समझ जाओ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हुआ, फिर तो समस्या वैसे ही आ गई। तो कंफ्यूजन जब भी होता है, तो जब भी किसी चीज को आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते तो फिर आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। इनकरेक्ट लर्न्ड स्किल्स, ठीक है, गलत तरीके से अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, इनकरेक्ट तरीके से अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, तो वो पढ़ने के कारण भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा और आपको रिमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना। बहुत बढ़िया। ए लिटिल नॉलेज इज हार्मफुल टू ओन सेल्फ, बिल्कुल सही। कितने अचीव किया, कितना नहीं किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां तक की बात सबके क्लियर आ गई? कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। दूसरी बात आती है कि सर रिमेडियल टीचिंग के लिए, क्या लिखा मैंने यहां पर, रिमेडियल टीचिंग के लिए टीचर्स कैसे होने चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए। ठीक है, तो टीचर्स कैसे होने चाहिए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए आप। टीचर्स कैसे होने चाहिए? आधा पढ़ा लिखा घर ने खावे और पूरा पढ़ा लिखा सरकार को खावे। बहुत बढ़िया, चलो जी चलो, बात समझ में आ गई यहां तक की। अब यहां पर देखो टीचर्स कैसे होने चाहिए। सबसे पहले तो पार्ट टाइम टीचर भी चलेगा, पार्ट टाइम टीचर भी चल जाएगा इसमें, फुल टाइम टीचर भी चल जाएगा इसमें, फुल टाइम टीचर भी चल जाएगा, और रेगुलर टीचर भी चल जाएगा, रेगुलर टीचर भी चल जाएगा। ठीक है, और यहां पर गेस्ट फैकल्टी जो आती है, जिसको हम गेस्ट फैकल्टी बोलते हैं, चलो जी अब बताओ। अब मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो सर ये रेगुलर टीचर क्या होता है ना, तो रेगुलर टीचर क्या होगा, मेरी बात सुने। रेगुलर टीचर क्या होता है? रेगुलर टीचर का मतलब होता है कि वो टीचर जो आपको स्कूल में पढ़ा रहा है ना, मतलब वो टीचर जो आपको स्कूल में पढ़ा रहा है वो
वही आपको रिमेडियल टीचिंग दे दे। तो यहां पर दोनों ही टीचर सेम है, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी सेम है और आपका जो रिमेडियल टीचिंग में होगा वो भी आपका सेम रहेगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रेगुलर कहेंगे। क्लास रुकी है, मेरे तो नहीं रुक रही है, तुम्हारे क्लास क्यों रुकती है, मेरे ये आज तक समझ में नहीं आया है? मेरे तो अच्छी चल रही है, कमाल करते हो पांडे जी। बिल्कुल क्लियर चल रहा है भाई अपने, तो कोई भी समस्या नहीं है। चलो तो चलो, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, मजा आ गया। चलो आ जाओ आ जाओ, पढ़ाइए आप तो। बिल्कुल प्रियंका जी, सपना यादव जी, बिल्कुल सही बात है बेटा। आज 100 क्लास क्रॉस होनी चाहिए थी, आप सबने सैटरडे को प्रॉमिस किया था, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं। 67, ये क्या बात हुई भाई है? तो ये अब तो क्या है, अब तो पढ़ो। चलो, रेगुलर टीचर किसे कहते हैं? तो रेगुलर टीचर का मतलब हो गया कि जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, जो क्लास आवर्स में पढ़ाता है, वो और आपका रिमेडियल टीचिंग का दोनों टीचर क्या हो, सेम हो। फिर दूसरी बात, गेस्ट क्या होता है? जो स्पेशल टीचर आता है, गेस्ट टीचर जो आपको केवल मात्र ओनली रिमेडियल टीचिंग में पढ़ाता है। रिमेडियल टीचिंग यानी स्कूल में तो कोई दूसरा टीचर होगा, और रिमेडियल टीचिंग कोई दूसरा टीचर देगा। ये वाली बात है यहाँ पर, गेस्ट फैकल्टी जिसे बोलते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड्स यूज करना आना चाहिए, क्लास इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। भावना कश्यप जी, बिल्कुल सही है, ये वही बातें हैं जो टीचिंग मेथड में हम सीखते हैं। ठीक है, अब यहां से फिर आगे देखिए, अब आपका टीचर पार्ट टाइम भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि पार्ट टाइम का मतलब होता है 2 आवर्स के लिए आ सकता है, 4 आवर्स के लिए आ सकता है, 3 आवर्स के लिए आ सकता है। और यही टीचर आपका फुल टाइम भी हो सकता है कि यही 2 बजे से जैसे आकर 5 बजे तक पढ़ा ले, या 6 बजे तक पढ़ा ले, 7 बजे तक पढ़ा ले, तो वो आपका फुल टाइम टीचर भी हो सकता है। अब यहां पर रिमेडियल टीचिंग का आवर्स क्या होता है? रिमेडियल टीचिंग किस समय दी जानी चाहिए? समय क्या होगा? समय, कौन सा टाइम होगा, कौन सा आवर होगा, कौन सा समय होगा जिस टाइम रिमेडियल टीचिंग दी जानी चाहिए? तो यहां से सीधा आपका जवाब आना चाहिए कि स्कूल टाइम में कभी भी रिमेडियल टीचिंग नहीं होगी, है ना। स्कूल टाइम में कभी भी आपकी रिमेडियल टीचिंग नहीं होगी, इस बात को याद रखना। स्कूल टाइम में केवल आप स्कूल टेस्ट होगा, स्कूल का ही मैटर चलेगा। स्कूल टाइम के पहले या स्कूल टाइम के बाद में रिमेडियल टीचिंग चल सकती है। तो मैं यह लिख सकता हूं स्कूल टाइम के बिफोर का मतलब क्या होगा बेटा? बिफोर का मतलब हो गया या तो स्कूल टाइम के पहले चलेगी रिमेडियल टीचिंग यानी कि आरटी, या फिर आफ्टर यानी कि बाद में, या फिर रिमेडियल टीचिंग कब चलेगी? बाद में चलेगी। कौन चलेगी? आरटी क्या चलेगी बेटा? आरटी यानी रिमेडियल टीचिंग। तो स्कूल समय में नहीं होगा, स्कूल समय के पहले या स्कूल समय के बाद में, स्कूल आवर्स के पहले या स्कूल आवर्स के बाद आपका रिमेडियल टीचिंग का काम हो सकता है। तब तो बिल्कुल मामला ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक? अब यहां तक की अगर बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से एक बार थंब का निशान सेंड कर दें, ताकि, और मैं बड़े करीब से आपके लिए थंब के निशान देख लेता हूं कि किस किस के रिमेडियल टीचिंग यहां से समझ में आई है और बढ़िया तरीके से हम आगे डील कर सकते हैं। एक बार जल्दी से बता दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, मजा आ गया यहाँ पर आप सभी के कमेंट देख के, बहुत अच्छी बात है। फुल टाइम, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो जी चलो, यहां पर कोई भी समस्या नहीं है। चलो जी, चलिए, तो यहां तक की मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी, वो भी अच्छे तरीके से, है ना। वो भी कैसे तरीके से? अच्छे तरीके से आपके सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चीजों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और यहां पर मैं बात करूंगा जो आपका रिमेडियल टीचिंग है, ठीक है, लिख दिया मैंने रिमेडियल टीचिंग। तो रिमेडियल जो टीचिंग है वो रिमेडियल टीचिंग आपका क्या होता है बच्चा? ध्यान दें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। कैसा चलता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात,
नॉन, ओहो गलत हो गया, नॉन टू अननोन, क्या बोला बच्चे, नॉन टू अननोन, ये कैसे चलता है, नॉन टू अननोन चलता है। ये इस मैंने आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्लास प्रॉपर तरीके से चल रही है। चलिए पूजा चौधरी जी वेलकम है आपका। क्लास कैसे खत्म हो गई, शेखावत जी अपनी तो चल रही है, आपका नेट में इश्यू है कुछ ना कुछ। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर इन रिमेडियल टीचिंग, इन रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग में टीचर का क्या रोल है। सबसे पहली बात, टीचर कैसा होना चाहिए, एक्शन 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 रिसर्च, मतलब टीचर ऐसा होना चाहिए जो कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहे। टीचर ऐसा होना चाहिए जिसके माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आती रहे। टीचर हमेशा ये सोचता रहे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसा अगर होता है, एक्शन रिसर्च करता है, तो वो टीचर इसके अंदर स्पेशल होता है, या वैसा ही टीचर होना चाहिए रिमेडियल टीचिंग पे। क्योंकि अगर सेम ही चीज है, जैसा स्कूल में पढ़ाया है वैसा ही अगर वहां पर जाकर पढ़ाएगा तो फिर मतलब क्या रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो क्या ही मतलब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी बात, प्रोग्राम्ड टेस्ट, प्रोग्राम्ड टेस्ट, बताइए इस प्रोग्राम्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक बार जल्दी से इसका जवाब दे दे, इतना टाइम ना ले। प्रोग्राम टेस्ट, जी बिल्कुल, चलो अब इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर लोकेलिटी थिंकिंग वाला टीचर होना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम को इजीली से सर्च कर सके। सही बात, एकदम अनन्या शेखावत जी, यू आर राइट। अब प्रोग्राम टेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम टेस्ट का मतलब हुआ कि टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला होना चाहिए, वो क्या करे, वो प्लान्स करने वाला होना चाहिए, उसके माइंड में बहुत ज्यादा प्लान आने चाहिए, बिल्कुल। और यहां से सुशांत सर ने हमसे कहा है कि एनर्जेटिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। टीचर कैसा होना चाहिए बच्चा, टीचर होना चाहिए एनर्जेटिक, कैसा होना चाहिए, एनर्जेटिक टीचर होना चाहिए, एकदम सही बात। और बताएं, जी बिल्कुल ठीक है। एनर्जेटिक के बाद इंथुजियाज्म, उसमें टीचर में जील होना चाहिए। जील का मतलब क्या होता है, उत्साह। टीचर में क्या हो, ढीला ढाला टीचर नहीं होना चाहिए, टीचर होना चाहिए बिल्कुल बिंदास, एकदम बढ़िया बेहतरीन, जो अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ाए। एनर्जेटिक टीचर होना चाहिए, इतना ढीला ढाला सा पढ़ा रहे, बच्चे बोर हो रहे हैं तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे है। जैसे यहां पर तुम केवल मुझे देख पा रहे हो, मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा, जिसके बावजूद भी क्लास को इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ये क्लास लाइव चल रही है, बिल्कुल इस कैमरे में घुस के तुम्हारे घर पे आके पढ़ा रहा हूं, और भी होम ट्यूशन चल रही है भाई साहब, कतई जहर, क्या कतई जहर, बिल्कुल। और ऐसा ना लगे कि टीचर कुछ टीचर है, नहीं, बिल्कुल देसी स्टाइल में, कि आपको ऐसा महसूस होना चाहिए, ऐसा महसूस आपको होना चाहिए कि बिल्कुल टीचर हमारी आंखों के सामने है, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में उत्साह होना चाहिए, स्टूडेंट के बीच सीखने का उत्साह होना चाहिए, और टीचर के बीच सिखाने का उत्साह होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको बेस्ट लर्निंग होगी, क्या बेस्ट लर्निंग होगी। बेस्ट लर्निंग का मतलब होता है सबसे अच्छी लर्निंग होगी, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि मोर एंड मोर लर्निंग। क्या मोर एंड मोर लर्निंग का मतलब यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा अधिगम होगा। लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम, और अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। हाँ जी बिल्कुल राजू जी, स्किल्स भी बता दूंगा, आज ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, इसके बाद स्किल्स बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टीचर ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा टीचर नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है ना, क्या ही मतलब, हो तो ऐसे ढीला डाला, हाँ भाई आज हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है, एक्शन रिसर्च हम पढ़ने जा रहे हैं, तो टीचर ये है भाई, ठीक है पढ़ा लिया दादा, पढ़ा लिया, नींद आ रही है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एनर्जेटिक, उसके दिमाग में प्लान होने चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, जील होना चाहिए, प्लान्स होने चाहिए, प्रोग्राम टेस्ट होने चाहिए, एक्शन रिसर्च होना चाहिए, तब आएगा मजा, और उसके बाद चलेगा सिस्टम। तभी लर्निंग कैसी होती, मोर एंड मोर। इफेक्टिव मेथड्स होने चाहिए उसके पास, क्या इफेक्टिव मेथड्स होने चाहिए उसके पास।
अगर वही घिसे पिटे तरीके से पढ़ाएगा तो फिर क्या ही मतलब निकलेगा, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप मोर एंड मोर लर्निंग करना चाहते हैं तो मामला इसे सेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल A to Z गेमिंग, नमस्कार, आपका वेलकम है हमारे इस नए चैनल पे एडुपत आचार्य क्लासेस पे। और उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक बच्चा बेटा पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा मुझे। बिल्कुल अपनी आत्मा से अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे थंब का निशान एक बार सेंड कर दे, दबाव में आकर नहीं, क्योंकि बच्चा यहां पर एक बार अकेला सा महसूस हुआ है मुझे यहां आने के बाद। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वापस एक बार फिर एकदम जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। इसलिए आपकी सपोर्ट की सख्त नीड है अभी, क्योंकि पिछला सब कुछ जो एम्पायर बनाया था वो तहस नहस हो चुका है और यहां से फिर एक बार जीरो से उठे हैं। और इस जीरो से उठने के अंदर 3.5 सालों से मैंने आप लोगों स्टूडेंट्स की आपकी भरपूर सहायता करी है। पढ़ने के अंदर रातों मैंने क्लास दी है, पर इस वक्त अब जरूरत है मुझे आपके सपोर्ट की। इसलिए आप जल्दी से जल्दी हर एक बच्चा क्लास को हर एक जगह शेयर किया करे और जहां बेटा ये बात लोगों को बताया करे जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे लोग वापस ढूंढ रहे हैं, उनको मैं मिल नहीं पा रहा। और कोई बताते थोड़ी है, नहीं बताते। आपको उन बच्चों को यह बताना होगा कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ने के लिए आप एडुपत आचार्य क्लासेस सर्च करें जल्दी से, तभी काम चलेगा। और बच्चा आपका सपोर्ट काफी जरूरी है और जरूरी, क्योंकि सब कुछ आपके भरोसे है, बाकी सब आप अच्छे समझदार हैं। आपको ऐसा नहीं कि पढ़ाने के लिए कोई मैंने पेड कोर्स किया है, नहीं, 3 सालों से पेड नहीं किया तो आज भी पेड नहीं करूंगा। बिल्कुल आपका 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, वोकेब वाला कंप्लीट कराऊंगा बेटा। 6 क्लास होती है मेरी अकेले की, दिन रात यहां पर बस केवल और केवल तुम्हारे लिए। छोटी सी अगर यहां पे कमेंट पढ़ता हूं मैं, अगर कमेंट जब पढ़ता हूं तो छोटी सी समस्या भी अगर आप में से किसी की आती है तो मैं उसको पर्सनली सोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो यही उम्मीद चाहता हूं मैं आप लोगों से कि आप दिल से जुड़े रहे, मेहनत से जुड़े रहे और ईमानदारी के साथ जुड़े हुए। ऐसा झमेला नहीं करूंगा कि आज वादा कर रहा हूं फ्री में पढ़ाने का और कल पढ़ाने के बाद कि यहां पर कुछ क्लासेस अपनी एड के लिए दे दूंगा और कल ये बात बोल दूंगा कि भाई साहब अब पेड है, अब पेड कोर्स है। मैं वादा करता हूं लाइव क्लास में आप सभी बच्चों के साथ कि ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा और फ्री भी बिल्कुल ऐसा मिलेगा बेटा जो पेड में नहीं मिलेगा। बस आपका सपोर्ट बना रहे, इस चीज को ध्यान रखें पर्सनली तरीके से, बस आप इतना सा ध्यान रखें। चलिए अब एक बार जल्दी से बताएं, यहां तक किसी को कोई आपत्ति है तो बताएं। किसी भी तरह की, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की अगर आपत्ति है तो यहां से आप बता सकता है, और नहीं आपत्ति है जी बिल्कुल तो भी मुझे बताएं। जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया बात, नेक्स्ट चलो, बिल्कुल नेक्स्ट चलते हैं, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपका टीचर है ना, वो टीचर कैसा होना चाहिए? मोटिवेट करने वाला होना चाहिए स्टूडेंट को, मोटिवेट या मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए, मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए टीचर, मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए, देने वाला टीचर हो, इस बात का आप ध्यान दें। देने वाला क्या हो? टीचर हो, तब तो प्लान आपका बन जाएगा, वरना प्लान नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल। तो यहां से ध्यान दे आपको कि रिमेडियल टीचिंग जरूरत क्यों पड़ती है, इस बात को ध्यान दे इस बात को। दूसरी बात, जो बच्चे नए आए हैं वो देख ले, आपके बेटा आपके यहां पर देख ले। सबसे पहले मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। जी बिल्कुल, ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, किसी की कोई भी किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे पास। दूसरा टॉपिक यहां पे देखिए, मैंने आपको CLT कंप्लीट करवा दिया है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मैंने आपको कंप्लीट करवाया है बड़े अच्छे तरीके से। इसके बाद यहां पर देखिए CCE, जी बिल्कुल, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, मैंने आपका मूल्यांकन वाला मामला भी बिल्कुल कंप्लीट करवाया है। और यहां पर फिर देखिए रिमेडियल टीचिंग, क्या रिमेडियल टीचिंग भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, अब जल्दी से बताएं जी बिल्कुल। MCQ लाओ इनके, अब बिल्कुल इसका एक तो MCQ आ गया था, दूसरा बड़ा जल्दी लेके आ रहा हूं। अब आप बताएं और कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिया था, फटाफट बताएं बेटा, फटाफट बताएं।
जल्दी से बताए, जल्दी से बताए। और कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट करवाया था, एक बार जल्दी से बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे। फटाफट बताए बच्चे, फटाफट बताए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ बेटा, इसमें एक दो टॉपिक और बच रहे हैं, ये कंप्लीट करा लेते हैं, फिर सभी के एक साथ एमसीक्यू लगा देंगे। सभी के एक साथ क्या लगा देंगे, एमसीक्यू लगा देंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि एक्टिव, बिल्कुल सही बात है। टीचर कैसा होना चाहिए, एक्टिव टीचर होना चाहिए। कैसा टीचर हो, एक्टिव, एक्टिव टीचर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। लिख दिया है मैंने यहां पर, लीजिए आपकी बात को भी लिख दिया है। टीचर हमेशा एक्टिव होना चाहिए। और एक और टॉपिक मैंने आपका यहां पर करवाया है, टीचिंग मेथड्स। कौन सा करा दिया है बेटा, टीचिंग मेथड्स। ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, टीचिंग मेथड्स भी मैंने आपका कंप्लीट करवाया है। अब अपने पास कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, ध्यान दे, ध्यान दे, अपने पास कौन कौन से टॉपिक बचे हैं इसकी तरफ ध्यान दे दे। सबसे पहले बेटा यहां पर जो अपने पास टॉपिक बचा है, एलएम मैंने करा दिया है, एलएम बिल्कुल मैंने आपको करा दिया है। यहां पर मेरे पास बचा हुआ है सबसे पहले टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या कराऊंगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कराऊंगा। इसके बाद में चैलेंजेस, ध्यान दे इधर, आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस का मामला क्या है। चैलेंजेस इन टीचिंग इंग्लिश, चैलेंजेस इन टीचिंग इंग्लिश। एक टॉपिक में आपको ये कराऊंगा, टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद मैं आपको एक और कराऊंगा, मात्र एक टॉपिक और बचेगा, मल्टीलिंगुअलिज्म। कौन सा बचेगा, मल्टीलिंगुअलिज्म या होम लैंग्वेज, या फिर इसे ही क्या बोल दिया मैंने, होम लैंग्वेज बोल दिया है। इसके बाद आपका ऑलमोस्ट और कुछ अप्रोचेस बाकी है, कुछ अप्रोचेस क्या है, बाकी है। तो ये आपका लगभग ये टॉपिक समाप्त होने के कगार पे है। और ये मत कहना कि सर क्या हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस करवा दिए भाई, फोनेटिक सिंबल भी करवाओ प्लीज, बिल्कुल सब कराऊंगा। तो टीचिंग मेथड का काम आपका लगभग 2-3 इस सप्ताह में, ये आज मंडे है, तो इस पूरे वीक के अंदर सारे के सारे ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे। आपका टीचिंग मेथड का कंप्लीट काम ही समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके जस्ट बाद में आपका लिटरेचर वाला पोर्शन करवा दूंगा, और इसके जस्ट, या फिर हम ग्रामर वाला पोर्शन कर लेंगे, कहीं ना कहीं कर लेंगे हम। इनफ्रेंस अलग टॉपिक है, सपना यादव जी। सर जी बिल्कुल, एमसीक्यू की क्लासेस मैंने प्लान कर ली है आप लोगों के लिए, बिल्कुल नहीं घबराए, हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन वक्त का इंतजार करें, वक्त का इंतजार करें, बाकी हर चीज आपको मिल जाएगी, ये मेरा वादा है। फोनेटिक भी मिल जाएगा, फोनेटिक सिंबल। और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए, बस देखिए, हमने शुरू अभी तो किया ही है। मैंने खुद बेटा आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी करवाना चाह रहा हूं। 1 2 3 4 एंड 5 टॉपिक तो बेटा मैंने यूं ही करवा दिया आपको ना। अब ये मात्र ये इस वीक में मैं इनको बड़ी ही जल्दी तरीके से इनको करा दूंगा, शानदार तरीके से इनको करा दूंगा, और टीचिंग मेथड का बिल्कुल समापन कर दूंगा। इसके बाद ध्यान रखना है, इसके बाद या तो अपन ले लेंगे ग्रामर वाला पोर्शन, क्या ले लेंगे, ग्रामर, या फिर कोई सा भी लेवल, कोई सी भी लैंग्वेज है, कोई सा भी लेवल और कोई सी भी लैंग्वेज है, उनके फोनेटिक है। सिलेबस में क्या है, उनके फोनेटिक नाम का टॉपिक है, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नाम का टॉपिक है, तो ये ले लेंगे। इनमें से हम कोई सी भी एक चीज को ले लेंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। बुक आएगी 2nd ग्रेड की, बिल्कुल एक अच्छे तरीके की, अच्छे लेवल की बुक होगी, बहुत अच्छी बुक है। तो उसी के चक्कर में थोड़ा लगा हुआ हूं, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा कुछ प्रिंट का इश्यू है, किसी का है, तो थोड़ा टाइम की कमजोरी है। बाकी आपके लिए बुक रेडी है, हर चीज के लिए बुक तैयार होगी, इस बात का ध्यान दें आप, बिल्कुल ना भूलें। बस आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि कल क्लास 100 क्रॉस हो, क्योंकि आज हम वही 73-74 गए, है ना जी बिल्कुल। तो क्लास कितनी होनी चाहिए, लगभग 100 क्रॉस कल अपनी क्लास हो जानी चाहिए। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, आप लोगों से ही पॉसिबल होगा। ये चीज आप करें, इसका वादा करके जाए, प्रॉमिस लिखे एक बार कि सर कोई ना, हम ये पूरा करेंगे, आप बस अच्छे से अच्छे पढ़ाओ, आप बस सर अच्छे से अच्छे पढ़ाओ, बाकी सब हम देख लेंगे, ऐसा प्रॉमिस करके बताओ, तब आए भाई साहब मजा। अभी सपना जी जाने का नहीं, अभी तक मैं शुरू कर रहा हूं मामला। चलो जी, थैंक्स सर, रुकिए सर, रुकिए, यस सर, तो कल हम 100 पार पक्का होंगे, ठीक है।
अब यहां से देखिए, यहां से एक चीज और देखिए, टीएलएम की मैं बात कर लेता हूं। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल आपके तैयार है, बड़े ही बेहतर तरीके से रेडी हो रखे हैं, घबराए नहीं आप, अच्छे तरीके से हर चीज आप तक पहुंचेगी, बढ़िया तरीके से पहुंचेगी। और एक गजब स्टाइल में कल मैं टीएलएम को पढ़ाने वाला हूं। टीएलएम को एक बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, पिक्चराइज करके हुए पढ़ाऊंगा, और कल की क्लास आप 100 क्रॉस कराने में पूरी हेल्प करेंगे। टीएलएम का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं बता देता हूं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात चलती है जी, बिल्कुल। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, बुक में थोड़ा सा 4-5 दिन का समय और लग सकता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीचिंग कराने में कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है। जी हाँ, टीचिंग कराने में कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है और इनकी नीड क्यों होती है। कौन बताएगा, जल्दी से बताए। किसमें, कि टीचिंग के अंदर लर्निंग मटेरियल का मतलब होता है कि सिखाने में जो मटेरियल यूज होता है उसमें क्यों आवश्यकता होती है। जल्दी से बताएं, जल्दी से इसका आंसर दे कि क्यों आवश्यकता होती है और क्या आवश्यकता होती है, ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि टीचिंग लर्निंग में। कई सारे ऐसे भाई, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, और भी ऐसी कई सारी चीजें। ये तो केवल आप देखते हैं कि इतनी सी है, बाकी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। चलिए, कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताएं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन के लिए अलग से होते हैं, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एकदम सही बात है। सबसे पहले इनसे क्या होता है, लर्निंग इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव लर्निंग होती है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना इधर। लर्निंग कैसी होती है, इफेक्टिव। लर्निंग कैसी होती है, इफेक्टिव होती है, पहली बात। एक मिनट रुको रे बेटा। लर्निंग इफेक्टिव होती है। दूसरी बात, इजी लर्निंग होती है, इजी लर्निंग होती है। तो टीएलएम के सपोर्ट से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, क्रिएट होता है। इंटरेस्ट क्रिएट होता है, मजा आता है, बच्चे बोर नहीं होते हैं। तो ये टीएलएम कौन कौन से हैं और किस किस काम के हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑडियो विजुअल एड कौन से हैं, दूसरे कौन से हैं, ये है। सर आप रीट लेवल फर्स्ट के लिए पीडीएफ नहीं है क्या, बिल्कुल पीडीएफ है। रीट लेवल फर्स्ट में क्यों नहीं है, बिल्कुल है, सबके लिए पीडीएफ है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कल हम उतरेंगे 100 पार के लिए, इस बात का ध्यान दें। और जस्ट ये जो क्लास होगी आपकी वो पॉलिटिकल साइंस की होगी, पॉलिटी की क्लास होगी, आप आराम से क्लास को एंजॉय करें। दूसरी बात, जल्दी ही आपके लिए हिंदी की क्लास का अरेंजमेंट होने वाला है, और हो सकता है आपको हिंदी बेटा संजय सर ही पढ़ाए। जी हाँ बिल्कुल, संजय सर ही आपको हिंदी पढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही फ्री होते हैं उसके लिए आपके लिए वो क्लासेस अरेंज करवा दी जाएगी। अभी आप पॉलिटी की क्लास पढ़ें। जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सर। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम भाई। हम लोग बात कर रहे थे किसकी, पॉलिटी की, और पॉलिटी के अंदर हम पढ़ चुके थे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना की हम लोग बात कर रहे थे, और प्रस्तावना में हमने कौन कौन सी चीजें देखी उनकी एक बार बात कर लेते हैं। बिल्कुल सपना जी कह रही है संजय सर आर्ट एंड कल्चर वाले, बिल्कुल वही आपको हिंदी पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जल्द ही आपकी हिंदी की क्लासें भी प्रारंभ होगी। बिल्कुल कविता जी गुड इवनिंग, निशा जी सभी आ जाइए, और अपन बात करेंगे किसकी, प्रस्तावना की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और रह रहे थे हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत, तो उन सभी प्रश्नों को हम और देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारी एग्जाम में आ सकते हैं प्रस्तावना से। तो हम लोगों ने कल की जो क्लास थी उसके अंतर्गत देखा कि प्रस्तावना है वो हमने कहाँ से ली। तो प्रस्तावना जो हमने ली वो कहाँ से ली भाई, अमेरिका से ली। इसके बाद हमने देखा कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ली थी कहाँ से ली थी भाई, जल्दी से बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया से ली थी। बिल्कुल निशा जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की क्लास आपकी होगी। बिल्कुल जीत यादव जी अमेरिका से ली है। बिल्कुल, इसके बाद हमने बात की थी किसकी, कि भाई जो प्रस्तावना है इसमें जो प्रस्तावना है जो वो संविधान का अंग है या नहीं, इसकी भी हमने कल बात कर ली थी। और इसके बाद हमने
लास्ट में देखा था कि प्रस्तावना के अंतर्गत हमने 5 स्वतंत्रताएं देखी, 3 हमने न्याय देखे और इसके अलावा 2 समानताएं हमने देखी। ठीक है, इसके आगे की हम बात करें, तो हम बात करेंगे क्या भाई, क्या बात करेंगे कि मैंने एक तो बताया आपको 1960, कौन सा वाद, वेरूवाड़ीवाद। ठीक है, वेरूवाड़ीवाद। इसके बाद मैंने एक बात और आपको बताया, कौन सा, 1973 का, ये कौन सा था भाई, ये था कौन सा, केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, भारती बनाम केरल राज्यवाद। यहां तक कि हम कल की क्लास में बात कर चुके थे और दोनों के अंतर्गत हमने देखा था कि बेरोवाड़ीवाद के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारी क्या है प्रस्तावना है वो 1907 नहीं है भाई, 1907 नहीं है, हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी कविता जी, 1960 है ना बेरोवाड़ीवाद। इसके अंतर्गत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टेटमेंट दिया कि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग अंग नहीं है ना। इसके बाद जो 1973 का केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्यवाद था, इसके अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि भाई जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और इसके अंतर्गत जो संसद है वो क्या भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बस देरी किस बात की थी कि संसद को दे दी इजाजत कि भाई आप क्या कर सकते हो, अब इसमें परिवर्तन कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। तो ठीक है भाई, संशोधन की बात कह दी तो हम कब की बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम 42वां संविधान संशोधन 1976 की। और इसमें पहली बार या कहें एकमात्र संशोधन किया गया, कब, 42वां 1976। और इस संशोधन के माध्यम से 3 शब्द, कौन कौन से, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, और हम बात करें इसके अलावा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, और लास्ट शब्द जो हमने तीसरा लिया वो कौन सा, अखंडता। तीनों शब्दों को क्या किया हमने, प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन कितनी बार किया गया, तो एकमात्र किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। इसके आगे की हम बात करें कि भाई ये जो हमने 3 शब्द लिए इनका अर्थ क्या होता है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, अखंडता का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान देना कि समाजवाद का तो अर्थ क्या है भाई, कि हम क्या करेंगे, समाजवाद राज्य की स्थापना करेंगे, यानी कि जो संसाधन होंगे हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर, उन सभी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर किसका होगा, समाज का होगा, या फिर हम कहें किसका होगा, सरकार का होगा। ठीक है, उनका सभी के लिए समान अवसर उनको दिए जाएंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम कैसे राज्य की स्थापना करेंगे, समाजवाद राज्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद पंथ निरपेक्ष की बात करें तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यहां पर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। तो विशेष राज्य का कोई भी क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, धर्म नहीं होगा। ये बात कहां पर आ गई, पंथ निरपेक्ष में आ गई। फिर बात करें हम अखंडता की, तो हम क्या करेंगे, हमारे देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। ठीक है, एक रहेंगे। ये बात हो गई किसकी, किसकी बात हो गई, हमने जो संशोधन किया और इसके अंतर्गत हमने 3 शब्द जोड़े। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा शब्द हमने प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा है। तो आपको ये 3 ऑप्शन में दिख जाएंगे। ठीक है, तो तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। बिल्कुल, उत्पादन में वितरण के साधन है उन पर नियंत्रण सरकार का होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको अपनी भाषा में समझाना चाहता हूं। ठीक है, ये किताबी भाषा है, किताब में आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है, लेकिन आप कभी भी समझो तो खुद समझो। ठीक है, हमको किताब की लैंग्वेज में नहीं समझना, अपनी लैंग्वेज में समझना है कि हम याद कैसे रख सके। ठीक है, तो बिल्कुल राम राम जी, कांता जी, राम राम आपको। ठीक है, आगे की हम बात करें, ये तो बात हो गई किसकी, हमने किसमें क्या किया, प्रस्तावना के अंदर संविधान संशोधन किया। अब आपके प्रश्न आते हैं कथनों से, यानी कि स्टेटमेंट से। यह भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा भाई, संविधान का भाग मांगा, ये तो बात हुई गई थी हमारी। अब जो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न आता है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा, संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा, आत्मा किसने बताया, किसने कहा, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान की आत्मा
किसके द्वारा कहा गया प्रस्तावना को, तो ध्यान रखना 2 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, या फिर कहें हम महापुरुषों का नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो कौन हो गए, एक तो हो गए ठाकुरदास, कौन, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव का नाम आपको ध्यान में रखना है। इनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया कि भाई जो प्रस्तावना की आत्मा है ना वो क्या है भाई, प्रस्तावना है। ऐसा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। और दूसरे महापुरुष कौन, मोहम्मद, कौन भाई, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनके द्वारा भी क्या कहा गया, इनके द्वारा भी क्या कहा गया भाई, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। बिल्कुल मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा, भाई तुल्ला है भैया ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसको तुल्ला कर लेना आप। ये लो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया प्रस्तावना को। इसके बाद एक के.एम. मुंशी के द्वारा भी क्या कहा गया, के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया क्या, के.एम. मुंशी ने क्या कहा प्रस्तावना के लिए कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। क्या है, संविधान की क्या है, कुंजी है। ठीक है, संविधान की कुंजी किसने बताया प्रस्तावना को, तो आपका आंसर होना चाहिए भाई किसने बताया, भाई के.एम. मुंशी ने बताया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। और ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा एक और कथन दिया गया, वो कथन भी आपको ध्यान में रखना है कि उनके द्वारा कथन दिया गया था। बिल्कुल प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा गया था। बिल्कुल सचिन जी ने पहले ही बोल दिया भाई, वेरी गुड, अच्छी बात है। बिल्कुल ध्यान रखना कि एक कथन और दिया गया किसके द्वारा, ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा। और क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो दीर्घकालीन सपनों का विचार है जो यहां पर आपके सामने है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो दिए गए यहां से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बन जाता है। तो ये तो हो गई हमारी प्रस्तावना। ठीक है, आगे जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा किसके बारे में, मूल अधिकारों के बारे में। अब हम जो आगे बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे किनकी, मूल अधिकारों की। ठीक है, मूल अधिकार कह सकते हैं, मौलिक अधिकार हम कह सकते हैं, मौलिक अधिकार हम कह सकते हैं, या फिर मूल अधिकार हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे जो बात करेंगे वो मूल अधिकारों की बात करेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न तो यह आता है आपके कि भाई ये मूल अधिकार है वो है क्या, जो मूल अधिकार है वो है क्या, किसको कहते हैं मूल अधिकार। पहला प्रश्न ही आपका यह आता है कि मूल अधिकार है वो किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करें मूल अधिकार की। और एक शब्द और आपने सुना होगा, एक शब्द और सुना होगा आपने, क्या, मानवाधिकार। तो कौन बताएगा कि मानवाधिकार और मूल अधिकार इसमें अंतर है या फिर समान है। एक तो मैंने क्या कहा कि मूल अधिकार और एक क्या कहा भाई, मानवाधिकार। ठीक है, क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या दोनों में डिफरेंस है अथवा नहीं, जल्दी से क्लियर करें, जल्दी से क्लियर करें कि एक तो मैंने कहा कि मूल अधिकार और एक कहा मैंने मानवाधिकार। ठीक है, दोनों ही अधिकार है, क्या दोनों में अंतर है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी कि अंतर है क्या। मूल अधिकार की हम बात करें, किसकी, मूल अधिकार की हम लोग बात करें, और हम बात कर रहे हैं किसकी, मानवाधिकार की। तो दोनों में अंतर क्या है। 2 बार हुआ भारत शब्द का प्रयोग, बिल्कुल ये बात हम कल की क्लास में बिल्कुल कर चुके हैं विजयपाल जी। प्रस्तावना की बात हम कल कर चुके हैं, थोड़ा सा आपके रह रहा था कि जो हमने एक संविधान संशोधन किया उसके बारे में, तो उसके बारे में भी हम आज पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मूल अधिकार, या फिर कहें हम मौलिक अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो जैसे ही हम पढ़े मूल अधिकार, उससे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि भाई जो मौलिक अधिकार है वो है क्या। बिल्कुल मैंने सचिन जी परिभाषा अभी नहीं बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपने परिभाषा एकदम करेक्ट दी है, लेकिन इसको समझना भी तो है, इसको समझना भी तो है। अगर बात करें मूल अधिकार की और मानवाधिकार की कि दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान देना, मानवाधिकार अगर अंतर की बात करें, डिफरेंस की अपन बात करें, बिल्कुल अलग अलग है। सचिन जी सही कहा आपने। अगर हम लोग बात करें कि जो मानवाधिकार है वो किसको कहते हैं और मूल अधिकार किसको कहते हैं, या फिर अंतर क्या क्या है इनमें, तो अंतर जो सबसे मुख्य अंतर है इन दोनों के अंतर्गत वो ये है कि मानवाधिकार तो हमें प्रकृति के द्वारा स्वतः ही प्राप्त होते हैं। जो मानवाधिकार है ये तो हमको प्रकृति के द्वारा स्वतः ही प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मूल अधिकार है ये हमें स्वतः ही प्राप्त नहीं होते, ये राज्य सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और ये कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं जैसे आपातकालीन स्थिति में, लेकिन जो मानवाधिकार है ये आपके कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा इनमें अंतर है।
अगर सब बिल्कुल सचिन जी ने कहा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, भाई बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम अभी बात करें कि जो मानवाधिकार है इसका अर्थ तो क्या होता है कि ये हमें स्वतः ही प्राप्त होते हैं, ठीक है, इनको कभी भी क्या है कि हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जबकि मूल अधिकार हमको संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो आपातकालीन स्थितियों में इनको हम क्या कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारी परिभाषा पर, कि अगर हमसे पूछ ले कोई कि भाई जो मूल अधिकार है वो किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर आपसे पूछ ले कि मूल अधिकार कहते किसको है, तो जैसे कि अभी सचिन जी के द्वारा बताया गया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकारों को क्या कहते हैं भाई, प्राप्त अधिकारों को हम क्या बोलेंगे भाई, मूल अधिकार बोलेंगे। प्राप्त अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, ठीक है, मूल अधिकार कहा जाता है। ये तो हो गई क्या परिभाषा कि मूल अधिकार किसको कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि भाई अगर आपका विकास करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है, व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, उनको अधिकार देने पड़ेंगे, तब जाकर ही वो क्या कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि खुद का विकास करने के लिए हमने क्या लेकर आए भाई, संविधान के द्वारा क्या लेकर आए, हम मूल अधिकार लेकर आए, ठीक है। ये बात होगी परिभाषा की। अब हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जो मूल अधिकार है, आखिरकार ये अधिकार शब्द आया कहां से, कि ये जो हमारे सामने जो अधिकार शब्द आ रहा है ये आया कहां से, ठीक है। हम बात करें कि जो मूल, सचिन जी कह रहे हैं भाई कांटेक्ट में, अच्छा बिल्कुल भाई, सभी को बताना है कि रवि सर यहां पर पढ़ा रहे हैं भाई, है ना, बिल्कुल। सपना जी जो भी देख रहे हैं क्लास, जो भी अपने फ्रेंड सर्किल है, सब में शेयर करेंगे कि रवि सर की क्लास कहां पर चल रही है, एडुपथ आचार्य क्लासेज पर चल रही है। तो हम बात करें मूल अधिकारों की, और मूल अधिकार की परिभाषा हमने देखी। इसके बाद हम बात करें कि अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि जो मूल अधिकार है वो आए कहां से, ये जो मूल अधिकार शब्द देखते हो आप, वो आया कहां से, तो ध्यान रखना मूल अधिकार जो शब्द है वो सर्वप्रथम कौन लेकर आया, तो ध्यान रखना सर्वप्रथम लेकर आया कौन भाई, ब्रिटेन। कौन लेकर आया सर्वप्रथम, तो ब्रिटेन लेकर आया, ठीक है। सर्वप्रथम कौन लेकर आया, ब्रिटेन लेकर आया। फिर अगला प्रश्न आपका हो सकता है ब्रिटेन लेकर आया तो कब लेकर आया भाई, तो ध्यान रखना कब लेकर आया, ये 1215 ईस्वी में, ठीक है। 1215 ईस्वी में ये क्या लेकर आया, मूल अधिकार लेकर आया। किसके लिए लेकर आया, तो ब्रिटेन की जनता के लिए, वहां के शासक के द्वारा, किसके माध्यम से, तो ध्यान रखना चार्टर के माध्यम से, ठीक है। चार्टर के माध्यम से उसने क्या किए, चार्टर के माध्यम से मूल अधिकार प्रदान किए, या फिर अधिकार प्रदान किए चार्टर के माध्यम से, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनता है। और ये जो चार्टर है, अभी बात करेंगे, प्रश्न की भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा इसकी भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बात करेंगे कि जो चार्टर है, कि चार्टर के माध्यम से जो ब्रिटेन है उसकी जनता को क्या सौंपे, उसने अधिकार सौंपे। और ये जो चार्टर है, अगला प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि ये सब चार्टर क्या है, चार्टर किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना चार्टर का मतलब क्या है, कि जैसे कि आपको पहले तो आज जैसे होता है, आज तो क्या है, डिजिटल दुनिया है, कंप्यूटर पे टाइप किया, मोहर ठोकी राष्ट्रपति की, ये लो भाई। लेकिन पहले ऐसा थोड़ी था। बात कर रहे हैं कब की, 1215 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पर जो राजलेख होता था, जिस पेज पर लिखकर दिया जाता था, उसे क्या कहते थे हम, चार्टर बोलते थे, ठीक है। और इस चार्टर को, ये जो राजपत्र था, राजलेख था, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। अब देखना यहां से कितना अच्छा आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न बनता है। क्या कहा उसको, मैग्ना कार्टा कहा। अब आपके एग्जाम में यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो पहला तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अधिकार है वो कहां से आए, कौन लेकर आया, तो ध्यान रखना कौन लेकर आया भाई, ब्रिटेन लेकर आया।
फिर आपका प्रश्न हो सकता है कि भाई जो मैग्ना कार्टा है ये क्या है, तो ध्यान रखना ये क्या था, चार्टर था। अब आपसे एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, भारतीय संविधान के किस भाग को, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का भाग कौन सा है भाई, जिस भाग के अंदर क्या है, हमारे अधिकार हैं, क्योंकि ये अधिकार सौंपे हैं किसके माध्यम से, इस मैग्ना कार्टा के माध्यम से। ठीक है, तो हम भारत की बात करें तो भारत के संविधान के कौन से भाग में है, भाग 3 में है। तो आपसे यही प्रश्न किया जाएगा कि भाई कौन सा भाग है जिसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए मैग्ना कार्टा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आगे की बात करें, ये तो बात हो गई क्या, सर्वप्रथम। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा देश था विश्व के अंदर जिसने अपने संविधान के माध्यम से, जिसने अपने संविधान के माध्यम से क्या सौंपे भाई, मूल अधिकार सौंपे संविधान के माध्यम से। क्योंकि ब्रिटेन का तो आपको पता है क्या है, लिखित संविधान नहीं है ना, ठीक है, संविधान होगा, लेकिन 1215 की हम बात करे थे तो 1215 में उसने उसकी जनता को सौंपे थे। लेकिन आपसे पूछ ले संविधान के माध्यम से, ठीक है, आपसे पूछ ले विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम संविधान के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, संविधान के माध्यम से अधिकार प्रदान करने वाला देश, अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा है भाई, प्रदान करने वाला देश। तब आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो, प्रदान करने वाला देश कौन होगा, जल्दी से कमेंट करो। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश था जिसने मूल अधिकारों की या फिर कहीं अधिकारों की मांग की भाई। आंसर किसी का नहीं आ रहा है ना, आंसर किसी का नहीं आ रहा, आंसर करेंगे भाई आप लोग। आपसे पहला प्रश्न है मेरा कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान के माध्यम से अधिकारों को प्रदान करने वाला देश कौन सा है। ये प्रश्न आए हुए हैं आपकी एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यहां से ये भी बन सकता है भाई, अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि विश्व में अधिकारों की मांग करने वाला, अधिकारों की मांग करने वाला देश कौन सा है, अधिकारों की मांग करने वाला देश वो कौन सा है, मांग करने वाला देश कौन सा है। दो प्रश्न आपके सामने हैं, जवाब किसका आता है सबसे पहले, मतलब किसी का नहीं जवाब आता, मतलब इसका मतलब मैं ये समझू क्या किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है क्या। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि संविधान के माध्यम से प्रदान करने वाला देश तो कौन है, अमेरिका है भाई, कौन है, अमेरिका, ठीक है। आगे बात समझ में, इसने कब दिए, तो ध्यान रखना 1791 में, कब दिए थे, 1791 में अमेरिका के द्वारा उसका जो संविधान था उसके माध्यम से क्या किए, प्रदान अधिकार। और ध्यान रखना अगर उसके संविधान की बात करें तो संविधान तो उसका 1789 में बन चुका था, लेकिन मूल संविधान में भी उसने अधिकार नहीं सौंपे, जो अधिकार सौंपे उसने संविधान संशोधन किया और 1791 के द्वारा क्या सौंपे, उनको अधिकार सौंपे, ठीक है। अब आगे की हम लोग बात करें, आगे की हम बात करें तो विश्व में जो अधिकारों की मांग करने वाला देश था वो कौन सा था। तो अधिकारों की मांग करने वाला देश कौन था भाई, तो ये था फ्रांस, कौन था, फ्रांस। और फ्रांस की जो जनता थी उसने, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, उसके माध्यम से क्या मांगे थे भाई, मूल अधिकार मांगे थे भाई। बिल्कुल कपिश जी ने आंसर दिया अमेरिका, बिल्कुल फ्रांस ने मांग की थी भाई, करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हो भाई, शाबाश, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे की हम बात करें, इसके आगे हम बात करें, अब ये तो हो गई विश्व की बातें, ठीक है, ये तो हो गई विश्व की बातें। अब भारत की बातें करें कि भारत में सर्वप्रथम किसकी बात करें, भारत की बात करें हम, तो भारत में सर्वप्रथम मांग करने वाला कौन था। जिस प्रकार से हमने कहां पर देखा, जिस प्रकार से हमने क्या देखा, जब हमने संविधान निर्माण करने की मांग की थी, उसी प्रकार अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए हमें भी नहीं आता। बिल्कुल आगे की हम बात करें कि 1895 में सर्वप्रथम जो मांग की गई मूल अधिकारों की, वो किसके द्वारा मांग की गई। तो यहां भी ध्यान रखना, जिस प्रकार से संविधान निर्माण में हमने देखा
कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई थी संविधान निर्माण की। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहां पर मांग की थी उन्होंने? स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक में। तो जो स्वराज विधेयक था उसके अंतर्गत उन्होंने किसका भी नाम लिया था भाई? अधिकारों का भी उनके द्वारा नाम लिया गया था। या फिर हम कहें कि बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा कि हमको क्या चाहिए भाई? हमारा संविधान निर्माण करने के लिए चाहिए, हम हमारा संविधान निर्माण करेंगे, उसी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया? मूल अधिकारों की भी मांग रखी थी। अगला प्रश्न आपका आ सकता है कि इसके बाद हम बात करें कब की? इसके बाद हम बात करें तो ध्यान रखना कब? 1900 ध्यान रखना 1924 में हमने क्या किया था? तो आपको पता होगा अच्छे से, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या किया गया था भाई? ब्रिटेन गए थे, वो ब्रिटेन गए थे मांग करने के लिए, और ब्रिटेन की जो संसद थी वहां पर जाकर उन्होंने किसकी भी चर्चा की थी? संविधान निर्माण के साथ। ब्रिटेन संसद है भाई ये, है ना? ब्रिटेन संसद, ब्रिटेन की संसद में जाकर किसकी मांग की थी इन्होंने? ब्रिटेन संसद में जाकर इन्होंने किसकी मांग की थी? मूल अधिकारों की इनके द्वारा मांग रखी गई थी। अगली बात करें हम कब की? 1931 की। 1931 में किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा भाई? कांग्रेस के द्वारा। कौन सा अधिवेशन? यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मूल अधिकारों के लिए क्या रखा? प्रस्ताव रखा गया या प्रस्ताव पारित किया गया। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि कांग्रेस के द्वारा कब मूल अधिकारों की मांग रखी गई या फिर मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? 1931वां। अगर पूछे कौन सा कराची अधिवेशन है भाई, ये अधिवेशन है ये, ठीक है, कराची अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन में, तो आपसे अधिवेशन पूछा जाएगा, तब आपको क्या ध्यान रखना है? कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। इसमें किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा। अब पूछा जा सकता है किसने प्रस्ताव रखा था या फिर किसके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है, पटेल लिख रहा हूं डायरेक्ट यहां पर, ठीक है। सरदार पटेल जी के द्वारा क्या रखी गई? मांग रखी गई, कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कपिल जी सही कहा। आगे की हम बात करें, इससे आगे हम बात करें तो अब बात करेंगे कब की? 1931 की ही। और 1931 में ही किसके द्वारा? 1931 में किसके द्वारा? तो ध्यान रखना महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी कहां गए थे? महात्मा गांधी जी कहां गए थे 1931 में? जल्दी से आंसर करो भाई। महात्मा गांधी जी है वो 1931 में गए कहां पर थे? महात्मा गांधी जी गए कहां थे 1931 में? बिल्कुल सपना जी, पंचायती राज के अंदर जो पॉलिटी से जो टॉपिक है वो सिर्फ है 73वां संविधान संशोधन। तो जब भी अपन बात करेंगे बिल्कुल उसकी भी बात कर लेंगे भाई, बिल्कुल। तो आ जाओ, अब अभी तो इधर ध्यान दे लो कि महात्मा गांधी है, इनके द्वारा 1931 में मांग रखी गई कहां पर जाकर? तो इनको आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? 1931 के गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। और गोलमेज का कौन सा सम्मेलन था? वो गोलमेज सम्मेलन कौन सा था? तो दूसरे नंबर का। आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने अच्छे से देखे होंगे कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंतर्गत गांधी जी ने एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया था, और वो कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 3 हुए थे गोलमेज सम्मेलन, 1930 के अंदर, 1931 के अंदर और 1932 के अंदर। तो जो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और यहां पर इन्होंने किसकी मांग रखी थी? मूल अधिकारों की मांग रखी थी। तो ये हो गया भारत के द्वारा जिन्होंने मांग रखी। कहां पर? गांधी जी की बात करें तो इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में मांग रखी थी। 1931 की बात करें तो पटेल जी के द्वारा कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। 1924 की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटेन में, ठीक है, 1895 में स्वराज विधेयक में। तो ये सारी बातें हो गई किसकी बातें हो गई? जो मूल अधिकार है इनकी मांग करने की। अब पढ़ेंगे अपना जो मेन टॉपिक है, जहां जो बेसिक चीजें हैं कि जो मूल अधिकार है वो संविधान में कहां पर है, कहां पर नहीं है, इन सब की अपन अब बात करने वाले हैं। बिल्कुल, अब जल्दी से जुड़ जाइए। अब आपके जो एग्जाम में प्रश्न जहां से अधिकतर बनता है वो टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो बात करें किसकी? मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों, क्योंकि आपको बेसिक भी थोड़ा पता होना चाहिए।
जो हमने बात कर रहे थे अभी, वो इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि ये प्रश्न एकदम बेसिक प्रश्न है। अगर यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये चीजें तो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर ये भी आई एम बैक सर जी, बिल्कुल सचिन जी आ चुके हैं वापस, बहुत बहुत स्वागत है भाई। ठीक है, तो ये चीजें क्यों आपको पता होनी चाहिए। अगर यहां से प्रश्न आता है, अगर यहां से प्रश्न आता है, अगर आपने गलत कर दिया ना, तो ये सोचो कि आपका सिलेक्शन रुक गया। क्यों? क्योंकि ये प्रश्नों के जवाब तो सभी लोग देंगे, इन प्रश्नों के जवाब तो सभी देंगे, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? मूल अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। तो मूल अधिकारों के अंतर्गत, मूल अधिकारों के अंतर्गत हम बात करेंगे कि भाई पहला प्रश्न आपका ये बन सकता है कि जो मूल अधिकार है वो हमने लिए कहां से है। अगर भारतीय संविधान की बात करें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से ग्रहण किए या किस देश के संविधान से ग्रहण किए, तब आपका आंसर क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना है मूल अधिकार भारत ने कहां से ग्रहण किए भाई? अमेरिका से ग्रहण किए, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं मूल अधिकार। ठीक है, ये बात होगी। अब बात करें किसकी? भारतीय संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न आपका हो सकता है भाई अमेरिका से तो ले लिए हमने, लेकिन भारतीय संविधान में कहां पर इनको रखा गया है? तो भाग की बात करें कि कौन से भाग में है, तो भाग नंबर कौन सा ध्यान रखना है आपको? भाग नंबर 3 के अंतर्गत। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा अगला प्रश्न कि ठीक है भाग में तो है, भाग में तो है, लेकिन अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद भी आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 12 से लेकर क्या है भाई? 12 से लेकर 35 तक किनका उल्लेख है? किनका उल्लेख है भाई? मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, ये बात हो गई। अगली बात करें हम, अगली बात करें, बिल्कुल कपिश जी भाग 3 के अंतर्गत है, कविता जी भाग 3 के अंतर्गत है, 12 से 35 के अंतर्गत है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि मूल जो संविधान था, जो मूल संविधान था, उसके अंतर्गत कितने मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए थे मूल संविधान में? कब की बात करें हम? मूल संविधान यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, या फिर कहें 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तब हमको कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ध्यान रखना कितने किए गए थे? 7। बिल्कुल सचिन जी एकदम करेक्ट, आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कितने प्रदान किए गए हमको मूल अधिकार? तो ध्यान रखना 7 प्रदान किए गए। अब बात आपसे कर सकता है कि वर्तमान में कितने हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने हैं, तो आपको वर्तमान की संख्या भी ध्यान रखनी है। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं भाई? तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। फिर आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि 6 तो एक कहां गया सर जी? एक कहां गया? अगर अब 6 है, पहले 7 था, तो एक कहां गया? एक गया कहां? कौन सा संविधान था? ये पढ़ा तो दिए गए थे। अच्छा, ये भाई रीट की क्लासेस चल रही है कपिश जी, आपने राजस्थान पुलिस की देखी क्लास, वहां पर ये चीजें देखी थी। ठीक है, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो रीट की क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रीट की क्लास है, जो रीट के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है उसके अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हमसे पूछे कि एक जो हमारा अधिकार है वो कहां गया, कौन सा अधिकार हटा दिया, तो ध्यान रखना जो संपत्ति का मूल अधिकार था, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, इसको हमने क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया है? समाप्त नहीं किया है, मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, वो किस प्रकार से घुमाएगा उस प्रश्न की भी बात करेंगे अभी। तो ध्यान रखना, जो हटाया है मूल अधिकारों की श्रेणी से, वो किसको हटाया है? संविधान, संपत्ति के मूल अधिकार को। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि जो मूल अधिकार है कौन सा, संपत्ति का जो मूल अधिकार था मूल संविधान में दिया गया था, इसका उल्लेख कहां पर था? तो ध्यान रखना अनुच्छेद किस में था भाई? ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। ठीक है, कहां पर था? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। अब आपसे प्रश्न किया जा सकता है भाई हटाया कब था इसको? तो ध्यान रखना 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा इसको कौन सी श्रेणी से? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया था। तो सर आप कह रहे हो मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया था? अच्छा सर, इतनी देर में मेरी क्लास पीछे चल रही थी, कोई बात नहीं भाई, अब लाइव में आ जाओ। अभी प्रश्न करूंगा आपसे, अभी प्रश्न करूंगा, तब आपको जवाब देना है। पहले सारी चीजें एक बार समझ लो। ठीक है, पहले एक बार समझ लो, फिर सारे आपसे जो प्रश्न होगा वो आपसे प्रश्न किया जाएगा। तो पहली बात हमने कर ली कि संविधान का जो मूल अधिकार, संपत्ति का जो मूल अधिकार है, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो इससे पूछे कि जब मूल संविधान था इसमें उल्लेख कहां पर था? तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। ठीक है, तो सिर्फ कहां से हटाया है? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया है। तो कहां रख दिया इसको? ध्यान रखना, इसको रख दिया कहां पर? अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत। कहां रख दिया भाई? अनुच्छेद नंबर कौन सा? अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत इसको रख दिया, और इसको क्या दे दिया भाई? क्या दे दिया? एक विधिक कानून का नाम दे दिया।
क्या बना दिया इसको, विधिक विधिक कानून इसको बना दिया। यानी कि मूल जो अधिकार है उनकी विधिक अधिकार इसको बोल सकते हैं, विधिक कानून इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी श्रेणी में इसको डाल दिया। ठीक है, ये सारे प्रश्न हो गए बेसिक वाले मूल अधिकारों से। बिल्कुल सचिन जी कह रहे हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में समाप्त करके अनुच्छेद 300 क में या फिर कहें ए में कानूनी अधिकार इसको बना दिया था। बिल्कुल विधिक कानून मैंने कह दिया, चलो अधिकार लिख दो, विधिक कानून अधिकार इसको बना दिया था, मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब आपके लिए प्रश्न है भाई, अब आपके लिए प्रश्न है जो आपसे यहां पर जो प्रश्न घुमाया जाता है वो किस प्रकार घुमाया जाता है। ठीक है, प्रश्न देख लो एक बार आप कि प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है। निम्न में से सही कथन है, सही कथन है संपत्ति के अधिकार से संबंधित। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित। ऑप्शन ए है आपके पास संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी की हम बात करें, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति मूल अधिकार है, संपत्ति मूल अधिकार की श्रेणी में है, मूल अधिकारों की श्रेणी में है। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास संपत्ति का अधिकार विधिक कानून है। ऑप्शन डी है आपके पास ऑप्शन ए प्लस बी दोनों ही, सॉरी बी प्लस सी करो इसको, बी प्लस सी, तब आपका आंसर क्या होगा, बी प्लस सी दोनों सही हैं। तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको सीधा सा दिमाग में रखना है कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, संपत्ति का मूल अधिकारों की श्रेणी में है, संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तब आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करेंगे, इस प्रकार से आपको प्रश्न दिखे तो आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा आप लोग आंसर करेंगे। जल्दी से आइए, राजस्थली पर लाइव लाए थे सचिन सर आपको, जल्दी से आइए भाई, जल्दी से आइए सचिन जी, जल्दी से आंसर करेंगे। शायद डी आंसर राइट होगा, डी आंसर राइट होगा, बिल्कुल आ रहे हैं। कविता जी का आंसर सी आ रहा है, सपना जी कर रही है डी आंसर। मैंने आपको इसीलिए सारी चीजें समझाई थी पहले, इसके बाद आपसे प्रश्न किया था कि प्रश्न को आपको समझना है। प्रश्न कह रहा है कि जो संपत्ति का अधिकार है उनसे संबंधित कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। बिल्कुल साइड में लो भाई, बिल्कुल साइड हो गए भाई, बिल्कुल आपके लिए साइड भी होंगे। पहला तो कथन है कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी है आपके पास संपत्ति मूल अधिकारों की श्रेणी में है। ठीक है, अगला कथन है संपत्ति का अधिकार है जो विधिक कानून बना दिया गया है, या फिर बी प्लस सी दोनों सही है। बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। कौन आंसर करेगा भाई, जल्दी से कौन आंसर करेगा, सबसे पहले आंसर किसका आएगा, सबसे पहले किसका आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे भाई। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, इतना टाइम लगाओगे क्या। एक ने तो आंसर दे दिया सी और किसी का आंसर नहीं आ रहा, और खूब अच्छे से मैंने आपको बताया है पहले। जल्दी से रिया जी कमेंट करेंगे, साइड हटे मुझे बहुत देर हो गए। ठीक है, मैंने बोल के आपको सारे कथन बता दिए। ए और सी सही है, सचिन जी कह रहे हैं ए प्लस सी सही है, ए प्लस सी सही है। चलो देखेंगे भाई, ये भी देखेंगे। चलो यहाँ पे ऑप्शन ई ले लो, ऑप्शन ई ले लो, ए और सी। चलो ठीक है, आपने ये बता दिया, आपका आंसर ये भी आ रहा है, एक आंसर डी भी आ रहा है, एक आंसर सी भी आ रहा है। ठीक है, और भाई और आंसर करो। अच्छा सपना जी ए और सी सही है, हटाया नहीं है। बिल्कुल विजय पाल जी, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं भाई सभी लोगों को कि भाई संपत्ति का जो अधिकार है ना, इसको समाप्त तो थोड़ी किया है हमने भाई। संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है भाई, इसको कानूनी दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन तो इसमें हमारा क्या होगा, एकदम सी एकदम राइट होगा, और सारे क्या होंगे,
क्योंकि मैंने कहा संविधान का मूल अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है, तो समाप्त थोड़ी किया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये कथन तो गलत हो जाएगा। संपत्ति का मूल अधिकारों की श्रेणी में, तो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं है भाई, समाप्त कर दी है, ठीक है, मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं है, इसलिए ये कट जाएगा। संपत्ति का अधिकार विधिक कानून है, तो बिल्कुल अब क्या बना दिया गया, इसको विधिक कानून बना दिया गया है, विधिक कानून अधिकार बना दिया गया है। तो केवल और केवल जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, यहीं से आपसे प्रश्न घुमाया जाता है भाई, यही चीज आपको समझनी है, क्योंकि सारी चीजें आपको बुकों में मिल जाएगी, लेकिन इस प्रकार से समझना है कि भाई हमारा प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है। तो दिवेश जी बिल्कुल सी आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। हम अब आगे की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, भाई मूल अधिकार हमको कितने प्रदान किए गए हैं, 6 मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं। तो जो मूल अधिकार है वो है कौन कौन से, हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार है कौन कौन से, तो आपको पता है कि हमारे मूल अधिकार कितने हैं भाई, 6 हैं। तो पहला मूल अधिकार कौन सा है भाई, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार हमारा कौन सा है, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, ठीक है। अगले अधिकार की हम बात करें, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे सारों का सभी का आंसर आना चाहिए कि 6 अधिकार जो हमको प्रदान किए गए हैं वो कौन कौन से। मैं इधर लिख रहा हूं, आप लोग वहां कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप लोग वहां लिखेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं भाई, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करेंगे कि पहला कौन सा मौलिक अधिकार है भाई, तो पहला तो है समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरे की हम बात करें कि दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना दूसरा कौन सा है भाई, तो स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगले की हम बात करें, अगला हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है भाई, अगला मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना अगले मौलिक अधिकार की हम बात करें तो ध्यान रखना अगला है शोषण के विरुद्ध, कौन सा है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगले मौलिक अधिकार की हम बात करें तो अगला जो मौलिक अधिकार है हमारा वो कौन सा है भाई, तो ध्यान रखना अगला जो मौलिक अधिकार है हमारा वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अगले अधिकार की हम बात करें तो हमारा आखिरी जो अधिकार है वो कौन सा है भाई, वो है हमारा कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। अब मैं आप लोगों के कमेंट देखूंगा एक बार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस किसने आंसर किया, किस किसने 6 के 6 एकदम राइट क्रमानुसार लिखे भाई, किसने लिखे, किसी ने नहीं लिखे है ना, बिल्कुल सचिन जी के द्वारा बताया गया है, इसके अलावा किसी ने नहीं बताया। अंबेडकर वाला कौन सा है, अंबेडकर वाला भाई ये रहा, अंबेडकर वाला तो नहीं कह सकते, सारे ही अंबेडकर जी के मान लो आप, लेकिन उन्होंने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। कि कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 32। बिल्कुल बिल्कुल कविता बैरवा जी का बिल्कुल ध्यान है पढ़ाई में, बिल्कुल उनके द्वारा लिखा गया कि समानता का अधिकार, इसके बाद स्वतंत्रता का, शोषण का, बिल्कुल इसके बाद संस्कृति एवं, बिल्कुल सभी करेक्ट है भैया ना। लेकिन अब ये एक साथ मैंने क्यों लिखे हैं, इसका भी रीजन है भाई, ठीक है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या है, आपसे सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि समानता का जो अधिकार है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि समानता का जो अधिकार है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो आपको क्या बताना है, अनुच्छेद 14 से लेकर कहां तक है भाई, अनुच्छेद 18 तक है। ये सीधे आपके सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बिल्कुल क्रम के अनुसार ध्यान रखना है कि 14 से 18 की बात करेंगे, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे किसकी, समानता के मौलिक अधिकार की। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे, इसी प्रकार जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो इसका उल्लेख जो संविधान के अंतर्गत हमको मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसका जो उल्लेख हमको मिलता है संविधान के अंतर्गत वो मिलता है अनुच्छेद नंबर 23 व 24 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे की हम बात करें तो इसका जो उल्लेख मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का
वो मिलता है हमको 25 से लेकर 28 तक भाई, ठीक है, 25 से 28 तक। इसी प्रकार हम बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो ध्यान रखना जो शिक्षा का अधिकार है वो आपको मिलता है कौन सा, अनुच्छेद नंबर 29 व अनुच्छेद नंबर 30 के अंतर्गत। जो आपको ये तो बता ही दिया कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो कहां पर है बताइए, तो अनुच्छेद नंबर कौन सा, अनुच्छेद नंबर 32 किससे संबंधित है, मौलिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो ये जो आपके प्रश्न है ये सीधे एग्जाम में यहां से बनते हैं, तो ये आपको क्रम आपको पता होना चाहिए इन सबके बारे में। अब आप कहोगे सर और तो सारे आपने लिख दिए, ठीक है, लेकिन 31 क्यों छोड़ दिया, तो ध्यान रखना 31 में मैंने आपको बता चुका हूं कि संपत्ति का जो अधिकार था वो हमने 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया है। तो ये बात हो गई हमारे 6 अधिकारों की। तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो समानता का अधिकार हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। लेकिन समानता का जो अधिकार प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, 14 से। सर जी संपूर्ण पॉलिटिकल छाप दूं क्या कमेंट में, नहीं भाई, पता है भैया आप काफी इंटेलिजेंट हो, जैसे आप जवाब दे रहे हो उससे लग रहा है कि आपको काफी पॉलिटी आती है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है। सभी को इसी प्रकार अगर सभी आंसर दे तो कितना मजा है ना, लेकिन सबका ध्यान बातों में ज्यादा है ना, बातों में सबका ध्यान ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बातों की बजाय पढ़ाई करें तो शायद आपके काम भी आ सकती है। हम बात करें आगे की, हम बात आगे की करें तो हम बात करेंगे किसकी, समानता के अधिकार की। लेकिन 14 से हम प्रारंभ करते हैं तो आपका सवाल यह भी हो सकता है कि सर हमको आपने बताया कि संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है वो कहां से कहां तक मिलता है, 12 से 35 हमको उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 12 कहां गया, अनुच्छेद 13 कहां गया, क्योंकि 14 से आप स्टार्ट कर रहे हो तो 12-13 के भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अनुच्छेद नंबर कौन सा, तो अनुच्छेद हम 12 की हम बात करने वाले हैं। एक एक अनुच्छेद को हम अच्छे से समझेंगे, हमारी भाषा में समझेंगे, कभी भी हम किताब की लैंग्वेज में नहीं समझेंगे। बिल्कुल सपना जी कह रही है सर बात वो नहीं है, अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल हम मैथ से हैं, ओके 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 जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो हम बात करेंगे 12वें अनुच्छेद की। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 12वें अनुच्छेद में क्या है, या फिर ऑप्शन में दे दे कि विधि, अगर बात करें राज्य शब्द की जो परिभाषा है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 12। तो 12 में क्या है भाई, तो ध्यान रखना राज्य शब्द की परिभाषा है, क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा। अब कौन बताएगा राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत क्या है, यहां पर लिख तो दिया संविधान में, क्या संविधान में परिभाषा का भी उल्लेख किया गया है क्या, तो ध्यान रखना बिल्कुल संविधान में जो राज्य शब्द की परिभाषा है इसका उल्लेख किया गया है। और परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, बिल्कुल मदन पाल जी कह रहे हैं सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और लिंग, अच्छा 12वें में नहीं है भाई, ये 12वें में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सपना जी कह रही है आर, अच्छा सचिन जी कह रहे हैं पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल आरएस के लिए सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 की तो पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 12 में। आपसे यह भी प्रश्न किया जा सकता है अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख है, ऑप्शन में 3 कुछ और दिए होंगे, एक दिया होगा आपको राज्य शब्द की परिभाषा। तो ये बात हो गई परिभाषा की। हम बात करें कि राज्य शब्द की परिभाषा का तो उल्लेख हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 12 में, लेकिन आखिरकार परिभाषा है क्या, तो हम परिभाषा की बात करें तो राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत क्या दिया गया है कि किसके द्वारा, अच्छे से सुन लेना अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से सुनना भाई, क्या लिखा हुआ है, ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है भाई, जिसका निर्माण संसद या फिर हम कहें विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर किया गया है तथा, परिभाषा को अच्छे से देख लेना कि ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद या फिर विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर किया गया है तथा ऐसी संस्थाएं जो सरकारी
वित्तीय सहायता प्राप्त करके, वित्तीय सहायता से स्थापित की गई है, सहायता से स्थापित की गई है भाई, वो सब किसके अंदर आएंगे भाई, राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। स्थापित की गई है, आपसे सीधी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है, वित्तीय सहायता से स्थापित की गई है। ठीक है, आपसे जो एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, राज्य में स्थित ऐसी संस्थाएं, बिल्कुल सचिन जी बिल्कुल सही कहा, मैंने भी वही चीज लिखी है, ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण, आप ऐसा समझो कि ऐसी कोई भी संस्था, आपको पता है नियम कानून कौन बनाता है, अगर हम बात करें केंद्र की तो केंद्र में कौन होती है, संसद होती है, राज्य में कौन होती है, विधानमंडल। तो आपको यही चीज समझनी है कि ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण कैसे किया गया है, या तो संसद के द्वारा किया गया है या फिर विधानमंडल के द्वारा किया गया है। ठीक है, वो सब किस में आएंगे, राज्य शब्द की परिभाषा में आएंगे। या फिर कहें हम ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण किस प्रकार से, कि जो राज्य सरकार है या जो केंद्र सरकार है उसने किसी भी प्रकार से वित्तीय सहायता की है, तो वो भी संस्था किसके अंतर्गत आ जाएगी, राज्य शब्द के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो आपके समझ में आया होगा कि राज्य शब्द की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आने वाली है। तो ये जो ऐसी संस्थाएं होगी वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएगी भाई, वो सभी किसके अंतर्गत आएगी, राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। अब यहां से जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा, निम्न में से कौन सी संस्था है जो किससे संबंधित नहीं है, राज्य शब्द की परिभाषा से संबंधित नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे सीधा हलवा नहीं पूछा जाएगा। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 12 में क्या है, जो प्रश्न आपसे किया जाएगा वो यही इसी परिभाषा से किया जाएगा, ना आपसे ये परिभाषा पूछेगा। लेकिन अगर आपने परिभाषा को समझा है तो आप आंसर एकदम करेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 12 समाप्त हो गया। हम बात करें किसकी, अब हम बात करें कौन से अनुच्छेद की, तो हम बात करेंगे अब अनुच्छेद नंबर 13 की, कि अनुच्छेद 13 में क्या है। ठीक है, 13 की हम बात कर लें तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या है भाई, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 13 में लिखा गया है भाई, क्या लिखा गया है, संविधान की असंगत विधियां शून्य घोषित कर दी जाएगी या फिर समाप्त कर दी जाएगी। असंगत विधियां शून्य, इसको समझेंगे, इसके 4 पॉइंट है, उसके अंतर्गत आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि जो संविधान की ऐसी विधियां जो क्या है, असंगत है, वो क्या होंगी, या तो शून्य घोषित हो जाएंगी या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये कहां लिखा हुआ है भाई, तो ध्यान देना कौन से अनुच्छेद में, 13 में। अब आपसे सीधा पूछेगा अनुच्छेद 13 में क्या है, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय शून्य करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी करेक्ट कह रहे हो आप, शाबाश भाई, आपको पूरी नॉलेज है, ये मैं कह सकता हूं इस चीज की। बिल्कुल, संविधान की ऐसी विधियां जो क्या है, असंगत है, क्या है, संविधान से असंगत है, तो उन विधियों को शून्य घोषित करेगा, या फिर क्या करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट भाई, क्या करेगा, समाप्त करेगा। अब किस प्रकार करेगा, इनकी हम बात करेंगे किसमें 4 पॉइंटों के द्वारा, बिल्कुल शून्य पृथक हो जाएगी बिल्कुल। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 13(1) की, हम बात करेंगे किसकी, अनुच्छेद नंबर 13(1) की। तो 13(1) में किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो इस चीज को देखते हैं हम कि क्या उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 13(1) में। तो आपको यह ध्यान रखना, जैसे कि हमारा संविधान बना कब, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो ऐसी विधियां वो पहले की है, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ उससे पहले की है। ठीक है, वो विधियां पहले की है, लेकिन क्या है, वर्तमान में भी है। ऐसी विधियां जो संविधान के निर्माण होने से पहले की है लेकिन वर्तमान के संविधान में भी है। ठीक है, वो विधियां अब क्या कर रही है, इस समय वर्तमान की स्थिति को देखें कि इस समय क्या कर रही है वो विधियां, कि संविधान जो हमारा बना है उसको लागू होने में किसी भी प्रकार का व्यवधान कर रही है। अच्छे से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, कि ऐसी विधियां जो संविधान के निर्माण होने से पहले की हैं, जो पहले की हैं और वर्तमान में भी है, लेकिन वर्तमान में क्या है कि वो संविधान को लागू होने में क्या कर रही है भाई, व्यवधान कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। ऐसा कहां लिखा हुआ है भाई, अनुच्छेद नंबर 13(1) के अंतर्गत। आगे बात समझ में, 13(1) में क्या लिखा हुआ है कि ऐसी विधियां, या फिर कहें हम ऐसी विधियां जो क्या कर रही है भाई, ऐसी विधियां जो क्या कर रही है, संविधान को लागू होने में, संविधान को लागू होने में क्या कर रही है भाई, व्यवधान कर रही है, संविधान को
लागू होने में व्यवधान कर रही है, लागू होने में क्या कर रही है भाई, व्यवधान कर रही है। ऐसी विधियां जो संविधान को लागू होने में क्या कर रही है, व्यवधान पैदा कर रही है भाई, है ना, व्यवधान पैदा कर रही है। चलो इसको इधर लिखते हैं, क्या कर रही है भाई, व्यवधान पैदा कर रही है। तो उन विधियों को क्या किया जाएगा, व्यवधान कर रही हैं, तो उन विधियों को क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है 13(1) के अंतर्गत। बिल्कुल रिया जी कह रही है शून्य घोषित कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। बात आगे समझ में, आगे की हम बात करेंगे हम अनुच्छेद 13(2) की। अनुच्छेद 13(2) में क्या उल्लेखित है, तो 13(2) की हम जब भी बात करेंगे तो 13(2) में क्या है भाई, अनुच्छेद 13(2) हमसे कहता है भाई, अनुच्छेद 13(2) हमसे कहता है कि जो हमारे अधिकार है, जो हमारे मूल अधिकार है, इनको कभी भी क्या नहीं किया जाएगा, नहीं छीना जाएगा, या फिर इनका उल्लंघन नहीं करेगी हमारी राज्य सरकार है, ये कभी भी हमसे क्या नहीं छीन सकती, मूल अधिकार नहीं छीन सकती। अगर ऐसा होता है, बिल्कुल सचिन जी बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो अनुच्छेद 13(2) है, बिल्कुल बात करेंगे इसकी भी। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं भाई, हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात आती है जो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको छीनने की बात आती है, तो क्या करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, उन चीजों को क्या करेगा, समाप्त घोषित कर देगा। क्या करेगा, समाप्त घोषित करेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि क्या जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये बताएंगे आप, न्यायिक पुनरावलोकन ये क्या है। का आधार अनुच्छेद है कौन सा, आधार अनुच्छेद, ये कौन सा है भाई, ये है अनुच्छेद हमारा 13(2). ठीक है, ये भी कौन सा, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या है भाई, आधार अनुच्छेद है हमारा 13(2). और इसमें क्या है कि मूल अधिकारों को हनन करने पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट राज्य कोई ऐसी विधियां नहीं बना सकता जो हमारे मूल अधिकार है उनको हनन हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, समाप्त घोषित करेगा। ठीक है, क्या करेगा भाई, समाप्त घोषित करेगा। ये भी कहां लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 13(2) के अंतर्गत। यानी कि राज्य ऐसा कोई भी नियम नहीं बना सकता, कानून नहीं बना सकता जिससे क्या हो कि आपके जो अधिकार है उनका हनन हो। ये कहां लिखा हुआ है, अनुच्छेद 13(2) में। अगर फिर भी राज्य बना देता है, पहले तो क्या लिख दिया कि राज्य कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा जो आपके अधिकारों को आपसे छीने, लेकिन क्या पता कि राज्य बना दे, अगर बना भी देता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उनको समाप्त घोषित कर सकता है। ये लिखा हुआ है 13(2) के अंदर। और जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका आधार अनुच्छेद है वो भी कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 13(2). अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर किसकी, अनुच्छेद 13(3) की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 13(4) की भी यहीं पर बात कर लेते हैं। तो 13(3) में क्या लिखा हुआ है, तो 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द की परिभाषा लिखी हुई है। किसकी, विधि शब्द की परिभाषा। अब कहोगे सर विधि शब्द का मतलब क्या है, तो वही उसका मतलब बताया गया है कहां पर, अनुच्छेद नंबर 13(3) में। ठीक है, इसको आप सुनेंगे अच्छे से कि विधि शब्द का मतलब क्या होता है, विधि शब्द का मतलब होता क्या है, ध्यान रखना। तो विधि किसको कहेंगे, राज्य का कोई ऐसा कानून या विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। बिल्कुल ये किताबी भाषा हो गई और हमने आपको आपकी लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है, कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं निर्माण कर सकता जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको क्या हो, उल्लंघन हो या फिर हनन हो। ठीक है, अगर ऐसा कर भी देता है कौन, हमारा राज्य, तो क्या होगा, राज्य की बात करें यानी कि देश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसकी बात करें, अगर मूल अधिकारों को हनन होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इनको समाप्त कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी 13(3) की, हम बात करें कि विधि शब्द की परिभाषा का उल्लेख कहां पर मिलता है, 13(3) में हमको ये मिलता है कि विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो ध्यान रखना, कौन, हमारा राष्ट्रपति, पहले तो लिखे संसद, सबसे पहले तो किसकी लिखेंगे, पदवाई लिखेंगे ना, तो संसद। ठीक है, संसद, विधानमंडल, ठीक है, राष्ट्रपति, फिर हम बात करेंगे राज्यपाल की, ठीक है, किस किस के द्वारा, संसद कोई नियम बना दे, विधानमंडल कोई नियम बना दे, राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या करे, अध्यादेश जारी कर दे। ठीक है, ये किसकी श्रेणी में आने वाले हैं, ये सब आने वाले हैं किसकी श्रेणी में, विधि शब्द की श्रेणी में। या फिर जो सरकार है वो कोई क्या जारी करे, सरकार क्या जारी करे भाई, कोई नियम जारी करे।
ठीक है, ठीक है, कोई राजपत्र जारी करे, राजपत्र जारी करे, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे किस में आने वाले हैं, विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले हैं। कौन कौन, संसद कोई नियम बनाए, विधानमंडल कोई बनाए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे, राज्यपाल अध्यादेश जारी करे, राज्य जो सरकार है या फिर केंद्र सरकार है वो कोई नियम बनाए, राजपत्र जारी करे, घोषणा करे, वो सारी चीजें किस में आ जाएगी, विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगी। आपसे पूछ ले विधि शब्द की परिभाषा का उल्लेख कहां पर है, तो 13(3) के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। अब आखिरी जो हमारा आज का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है भाई, अनुच्छेद नंबर 13(4), कौन सा, 13(4). तो 13(4) मूल संविधान की बात करें तो 13(4) जो अनुच्छेद है मूल संविधान में था नहीं भाई, मूल संविधान में था नहीं। अब यहां से एक चीज आपको जो विशेष ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है भाई, वो क्या ध्यान में रखनी है, अगर हम किसी संविधान संशोधन से कोई चीज जोड़ेंगे तो उसको संविधान में किस प्रकार लिखा गया है, तो ये जो बड़ा वाला कोष्टक है इसमें लिखा गया है भाई। तो 13(4) को इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आपको पता भी नहीं है तो इस प्रकार का चिन्ह जब भी देखो तो आप समझ जाओ कि 13(4) यानी कि ये क्या है, किसी ना किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है सर जी, हमने तो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, एनसीईआरटी बुक ही ऑथेंटिक बुक होती है भाई। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का। तो हम बात करें 13(4) की, तो 13(4) में क्या लिखा हुआ है, 13(4) की हम बात करें तो अनुच्छेद 13(4) हमसे कहता है कि भाई जो हमने क्या लिखा अभी, विधि शब्द की परिभाषा लिखी, इसके अंतर्गत जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है, संविधान जो संशोधन हम करते हैं उनको, संविधान संशोधनों को विधि शब्द के अंतर्गत नहीं रखेंगे, संविधान संशोधनों को किसके अंतर्गत नहीं रखेंगे, तो ध्यान रखना किसके अंतर्गत, विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत। तो आपसे जो प्रश्न किया जाएगा विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत, ठीक है, आपसे आप प्रश्न यहां से जो किया जाएगा किस प्रकार से किया जाएगा कि निम्न में से विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है, निम्न में से विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश, फिर अगला प्रश्न करेगा संसद के द्वारा क्या निर्माण किए गए कानून, फिर चौथा होगा संविधान संशोधन। तो आपको ध्यान में रखना है कि विधि शब्द की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया है, संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया है। और ये कहां स्पष्ट लिखा है, अनुच्छेद नंबर 13(4) में। और ये मूल संविधान में था नहीं, तो आप कहोगे इसको कब जोड़ा, तो ध्यान रखना 24वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1971 में, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विधि जो संविधान संशोधन है इसको विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कब रखा, तो ध्यान रखना 24वां संविधान संशोधन 1971 को ये बात स्पष्ट की गई। उस टाइम पे बात करें तो प्रधानमंत्री कौन था, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, कौन थी, इंदिरा गांधी जी ने ये क्या किया था, संविधान संशोधन किया था भाई। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां तक कि हमने बात की। अब जो कल की जो क्लास होने वाली है हमारी, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे किसकी, मूल अधिकारों की, यानी कि समानता के अधिकार की हम बात करेंगे। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।